हेलो नमस्कार, स्वागत है आप सभी लोगों का ओनली आईएएस फाउंडेशन चैनल पर। दोस्तों, आज हम लोग अपनी आर.एस. शर्मा एनसीईआरटी का नेक्स्ट चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं, दैट इज डेवलपमेंट इन फिलॉसफीज, जो कि आपका चैप्टर नंबर 25 है। यार, आज का चैप्टर थोड़ा सा डिफरेंट होने वाला है बाकी चैप्टर से। आज के चैप्टर में हम लोग इतिहास के बारे में बात तो करेंगे, लेकिन थोड़ा सा स्पिरिचुअलिस्टिक सेंस में बात करेंगे। हम दो अलग अलग टाइम जोन्स को एनालाइज भी करेंगे। आसान भाषा में समझाने की कोशिश करूंगा मैं आपको कि ये चैप्टर क्या कहता है, लेकिन काफी अच्छा चैप्टर है और छोटा है। आपके आर.एस. शर्मा एनसीईआरटी के अंदर बहुत डिटेल में नहीं दिया गया है, तो आपको जितनी रिक्वायरमेंट है इस चैप्टर को समझने की वो मैं आपको यहां पर दूंगा। लेकिन साथ में आप लोगों के यहां पर जरूरत होगी कि आप लोग यहां पर मुझे रिप्लाई करते रहें, कमेंट बॉक्स में मुझे आंसर्स दें जब मैं आपको आज के लेक्चर में क्वेश्चंस पूछूं, क्योंकि थोड़ा सा चैप्टर इस प्रकार का है जहां पर आप लोगों के येस और नो, आप लोगों के व्यूज की जरूरत यहां पर पड़ती है। ठीक है, थोड़ा चैप्टर फिलोसफिकल होगा। कभी कभी लगेगा अरे सर ये क्या पढ़ा रहे हो, आज का चैप्टर ये है क्या, मतलब ये आप पढ़ा भी रहे हो कि नहीं। कभी कभी तो ये भी लगेगा कि अरे सर पढ़ा नहीं रहे हो, आज आप सर बकैती कर रहे हो खाली। तो चैप्टर ही थोड़ा ऐसा है डेवलपमेंट इन फिलोसफी को लेकर। तो पहले तो हम ये समझेंगे कि ये फिलोसफिकल बातें हिस्ट्री के अंदर आना शुरू क्यों हुई, ठीक है, और फिर उसके बाद हम लोग उन पर्टिकुलर फिलोसफीज की बात करेंगे कि ये फिलोसफी क्या क्या बातें कह रही हैं। ठीक है, तो इन दो एस्पेक्ट्स को यहां पर डिस्कस करेंगे, लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि आपको आसान से आसान भाषा में समझा पाऊं कि भैया ये फिलोसफी वाला पार्ट आया क्यों, फिलोसफी कहते कैसे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मेरा फिलोसफी ऑप्शनल था, तो इस वजह से मैं आपको थोड़ा सा आसान भाषा में समझाने की कोशिश करूंगा कि फिलॉसफी क्या है, जिस प्रकार से हमारे टीचर हमको हेल्प किया, उस वक्त सिखाए थे कि फिलॉसफी क्या है। ठीक है, तो इस चैप्टर में आज के इस लेक्चर में हम लोग जो डिस्कस करने वाले हैं, हमारा डिस्कशन विल सराउंड अराउंड दी फिलॉसफीज ऑफ सांख्या, योगा फिलॉसफी, न्याया, वैशेषिका, मीमांसा और वेदांत। तो ये हम 6 फिलॉसफीज, 6 स्कूल्स ऑफ फिलॉसफीज जो डेवलप हुए उस वक्त, हम उनके बारे में यहां पर पढ़ेंगे। ठीक है, और जो एक आप ये देख रहे हैं ना मटेरियलिस्टिक व्यू ऑफ लाइफ, इस चीज को मैं आपको पहले डिस्कस करूंगा चैप्टर के स्टार्टिंग में। हालांकि आर.एस. शर्मा में ये चीज सबसे आखिरी में दी गई है, लेकिन मैं आपको थोड़ा पहले डिस्कस करूंगा ताकि आपको बैकड्रॉप क्लियर हो जाए कि ये किस टाइम पीरियड में ये फिलॉसफीज आई और क्यों आई। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं, मेरे साथ साथ फॉलो करिएगा और कुछ चीजों को एकदम जान लीजिए, पहचान लीजिए कि ये ऐसी होती ही है। ठीक है, अब जरा मेरी बातों को सुनिए ढंग से। मैं ये कहना जा रहा हूं कि भाई हम दो फेजेस को स्टडी करने जा रहे हैं। एक फेज है आपका, प्लीज मेरे साथ साथ आप लोग अगेन फ्लो चार्ट बनाइएगा, थोड़ा समझने के लिए आसानी होगी। देखिए जरा, दो फेजेस की यहां पर हम बात करने जा रहे हैं। पहला फेज होगा जहां पर हम डिस्कशन करेंगे आपका 500 बीसी से लेकर 300 एडी तक का। ठीक है, तो पहला फेज क्या हो गया, पहला फेज हो गया 500 बीसी से लेकर 300 एडी। अब इस पर्टिकुलर पीरियड को वैसे मैं आपको उसकी पॉलिटिकल हिस्ट्री पूरा डिस्कस कर चुका हूं, है ना। हमने 500 बीसी मतलब हम महाजनपद के, सॉरी, हम लेटर वैदिक पीरियड के बाद की कहानी किस बातें कर रहे हैं। याद करिए, वैदिक पीरियड क्या था, वैदिक पीरियड था 1500 से लेकर 600 बीसी तक का, जिसमें मैंने आपको बताया था कि जो अर्ली वैदिक पीरियड था या ऋग वैदिक पीरियड था वो 1500 बीसी से लेकर क्या था, वो 1500 बीसी से लेकर था 1000 बीसी तक, 1000 बीसी तक। 1000 बीसी से लेकर 600 बीसी में आपको मिलता है लेटर वैदिक पीरियड, और दोनों के जो बीच की डिवाइडिंग लाइन है इट इज 1000 बीसी। और मैंने आपको बताया था रीजन कि भैया लोहे का आविष्कार हो गया था, जिसकी वजह से एक्सेस और प्लाऊ बन गए, और इनकी वजह से हमने खूब सारे जंगल काटे और खेती शुरू हो गई, यानी कि एग्रीकल्चर वाली चीजें शुरू हो गई। अब जरा बातों को समझिएगा, मैं आपको लास्ट पार्ट पहले पढ़ा रहा हूं मटेरियलिस्टिक व्यू वाला। इस वाले फेज में लोग जो रह रहे थे, जरा इमेजिन करिए उनकी लाइफ को, वो बहुत मटेरियलिस्टिक नेचर के थे और उनकी चीजें चेंज होती थी अकॉर्डिंग टू द चेंजेस, अकॉर्डिंग टू द नीड्स। जैसे फॉर एग्जांपल मैं बात करूं, मैं इस पेज से थोड़ी पहले फेज की बात करता हूं। अब चूंकि हमने पूरी एंशिएंट हिस्ट्री ऑलमोस्ट पढ़ ली है, तो अब आप मेरी बातों को रियलाइज करोगे कि हाँ सर आप ये बात सही बोल रहे हो। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने देखा कि मैंने आपको बताया था कि अर्ली वैदिक पीरियड इकोनॉमी कैसी थी उस पीरियड की, इकोनॉमी वाज पास्टोरल। याद करिए, पास्टोरल मतलब लोग जानवर चराई कर रहे हैं, पास्टोरलिज्म कर रहे हैं, है ना। दो, तो उस वक्त इकोनॉमी कैसी है, पास्टोरल। क्या एविडेंसेस है, कैसे हम मान लें कि उस वक्त की जो इकोनॉमी है वो पास्टोरल थी। मैंने आपको बताया था बिकॉज जी गॉड थे वो इन एनिमल्स के नाम पे रखे गए थे, यानी कि एनिमल्स का इंपॉर्टेंस सामने आया। काउ, काउ वेरी इंपॉर्टेंट, हॉर्सेस, है ना, जो जो गॉड के नाम आ रहे थे, दैट वाज अश्विन्स, मारुत, पुरंदर, है ना। काउ के बारे में बात करेंगे तो
वन वर्ड वॉज यूज फॉर सर्च ऑफ काउज, क्या था? या फाइट फॉर काउज, क्या था? गौमत। गौमत। तो क्या समझ में आ रहा है कि जिस चीज की वैल्यू थी, क्योंकि ये जो आप देख रहे हो हॉर्सेस और काउ, ये उस वक्त के लाइफ में इकोनॉमी में हेल्प कर रहे थे, आपके लाइफ को सस्टेन करने के लिए उस वक्त हेल्प करते थे। दैट इज वाई द इंपॉर्टेंस ऑफ दीज टू एनिमल्स कमिंग अप। देखो आप क्योंकि तैयारी कर रहे हो इसलिए मैं आपसे ये सब बातें कर रहा हूं, है ना। जनरली इफ यू टॉक टू द पीपल तो हो सकता है उस चीज में चीजें बिगड़ जाती हैं। बट द थिंग इज, अगर आप अर्ली वैदिक पीरियड देखो, इकोनॉमी इज पास्टोरल। व्हाट आर द एविडेंसेस? एविडेंसेस क्या है? ये मैंने आर एस शर्मा में लिखा हुआ है। एविडेंसेस क्या है? यू विल सी काउ, हॉर्सेस, ये एनिमल्स का इंपॉर्टेंस वहां सामने आया, है ना। गॉड का नाम अश्विन, मारुत, पुरंदर। काउ के लिए जो वर्ड है, मतलब देयर वाज अ सर्च फॉर काउज, फाइट फॉर काउ चल रही है। क्यों? बिकॉज लाइवलीहुड प्रोवाइड कर रही है काउ, ठीक है। और फिर उसके बाद देखो 1000 बीसी में जब लोहे का आविष्कार हुआ 1000 बीसी में, उससे क्या हुआ? एक्सेस और प्लाउ बने, और जब खेत कटे, जंगल कटे, तो खेती स्टार्ट हो गई। एग्रीकल्चर पॉसिबल हो पाया बिकॉज ऑफ दी, एग्रीकल्चर एट मास लेवल में बोलूंगा पॉसिबल हो पाया बिकॉज ऑफ आयरन टेक्नोलॉजी। दैट इज वाई यू विल सी द इंपॉर्टेंस ऑफ आयरन इन हिंदू रिलीजन। सनातन रिलीजन में आप देखो इंपॉर्टेंस ऑफ आयरन। क्यों? क्योंकि उस वक्त से चीजें फिर चेंज हो गई, आयरन ने चीजें चेंज कर दी। अभी तक इकोनॉमी वॉज डिफरेंट, पास्टोरल, लेकिन 1000 बीसी में जब आयरन की डिस्कवरी हुई, इसके बाद इकोनॉमी इज एग्रीकल्चरल। तो आपको समझ में आ रहा है कैसे ओवर द पीरियड ऑफ टाइम चीजें चेंज होती गई अकॉर्डिंग टू द नीड्स, राइट। तो ये वो फेज था जब हमने देखा था 500 बीसी के अराउंड। फिर आप देखोगे आगे कहानी शुरू होती है जब हम डिस्कशन करते हैं, हम महाजनपद पीरियड का डिस्कशन करना शुरू करते हैं, है ना। और उस वक्त क्या हो रहा था? लोग एक्सपैंड कर रहे थे। महाजनपद पीरियड में क्या हुआ था? एक्सपेंशन शुरू हो गया था। एक जनपद दूसरे जनपद को हरा के एक बड़ा महाजनपद बन गया, कई और 16 महाजनपद जो आपस में लड़ना स्टार्ट कर देते हैं, राइट। तो एक्सपेंशन वाज द पॉलिसी, एक्सपेंशन वाज द व्यू पॉइंट। कौन कितना बड़ा एरिया कब्जा लेगा, कौन कितना एरिया कब्जा सकता है, कौन कितने पे कितने कितने लोगों को हथियार, मतलब आप उनको कैप्चर कर सकता है। दिस वाज द सिनेरियो। तो मटेरियलिस्टिक जो सिनेरियो है वो इस पीरियड में यहां पर आपको देखने को मिल रहा था। आई होप ये पॉइंट यहां पर आप लोग समझ में आया, आपको समझ में आ रहा होगा। तो मैं ये कह सकता हूं कि ये जो फेज है, ये वो फेज है दोस्तों जब चीजें जो है वो मटेरियलिस्टिक थी। मटेरियलिस्टिक व्यू पॉइंट यहां पर लोगों का चल रहा था। आई होप ये पॉइंट से आप लोग मेरे एकदम एग्री करेंगे, है ना। आप देख रहे हो ना, एकदम यहां पर ये चीज है कि हाँ, मटेरियलिस्टिक व्यू पॉइंट, चीजें कैसे हम एक्सपैंड करें, कैसे हम ज्यादा क्रॉप्स आएगा तो टैक्स, राजा ज्यादा टैक्सेशन लेता है, ज्यादा ट्रिब्यूट पे करना है, लैंड को जो हराया तो जब्त कर लिया, कन्फिस्केट कर लिया, नहीं किया तो उससे बोल दिया कि भैया हफ्ता बेचते रहो, राजा से कह दिया। ये सब चीजें चलती थी। और दूसरा फेज जो है दैट वी विल डिस्कस इज, दैट इज 500 एडी के बाद, या फिर मैं बोल सकता हूं फ्रॉम 600 एडी, या फिर 5th सेंचुरी भी एडी हम ये कह सकते हैं, है ना। एक पीरियड जो होगा दैट इज फ्रॉम दी 5th सेंचुरी एडी, 5th सेंचुरी एडी। और 5th सेंचुरी एडी ध्यान रखिएगा, यहां पर 3rd सेंचुरी एडी आया, ये 5th सेंचुरी एडी है। और 5th सेंचुरी एडी से एक नया डेवलपमेंट सामने आया, एंड दैट वाज द स्पिरिचुअलिस्टिक व्यू। स्पिरिचुअलिस्टिक व्यू सामने आना शुरू हो गया। स्पिरिचुअलिस्टिक व्यू पॉइंट, स्पिरिचुअलिस्टिक व्यू पॉइंट, बात समझ में आ रही है? ठीक है। अब ये कैसे शुरू हुआ वो हम डिस्कस करेंगे, लेकिन एक बात समझ में आ गई सर, दोनों फेजेस में जो आप पढ़ा रहे हैं, क्या हमने देखा कि सर जब स्टेट फॉर्म हो गया, इसका मतलब ये वाला पीरियड स्टेट फॉर्म हो गया, प्लस सोसाइटी जो थी बेस्ड ऑन वर्ण सिस्टम, सोसाइटी बेस्ड ऑन वर्ना सिस्टम, वर्ना सिस्टम, जब ये दोनों चीजें क्या हो गई, फुल्ली तरीके से स्टैब्लिश हो गई, जब ये दोनों चीजें, जब सब चीजें स्टैब्लिश हो गई, स्टेट फॉर्म हो गया, यानी कि अब एक सरकार है, एक राज्य है, उसका राजा है, उसकी प्रजा है, उसकी आर्मी है, उसका खुद का टैक्सेशन सिस्टम है, उसकी करेंसी चल रही है, हर चीज उसकी हो गई, और सोसाइटी जो है वो बेस्ड ऑन वन स्टैब्लिश हो गया। जब इतना हो गया तो अब एंशिएंट थिंकर्स ने सोचा कि भाई अब जो इंसान का गोल होना चाहिए वो होना चाहिए फॉर द अटेनमेंट ऑफ 4 गोल्स, ठीक है ना। अब यहां पर चीजें आती हैं क्या कि भाई अब यहां पर जो एंशिएंट थिंकर्स हैं, अब जो एंशिएंट थिंकर्स हैं उनका कहना यह था कि भाई पीपल, जो लोग हैं,
उनको 4 गोल्स को अचीव करने की कोशिश करनी चाहिए नाउ। और वो क्या क्या उन्होंने कहा कि भाई आपको जो अचीव करना है वो क्या करना है। नंबर 1, अर्थ। अर्थ दैट इज व्हाट, क्या मतलब हुआ अर्थ, यानी कि इकोनॉमिक रिसोर्सेस। आपको इकोनॉमिक रिसोर्सेस के बारे में यहां पर सोचना है, इस गोल को अटेन करना है। बिकॉज स्टेट स्टैब्लिश हो गया है और सोसाइटी बेस्ड ऑन वन सिस्टम आ गया है। तो एंशिएंट थिंकर्स ने क्या कहा, अब जरूरत है कि इंसान अर्थ इकोनॉमिक रिसोर्सेज को इकट्ठा करे। तो ये फेज में यही काम हो रहा था, इकोनॉमिक रिसोर्सेज को इकट्ठा करने की बात करी जा रही थी। ठीक है ना, इसको बारे में कौन बात कर रहा था, इसके बारे में अर्थशास्त्र में लिखा हुआ है। अर्थशास्त्र है कि नहीं, है कि नहीं। इन एक गोल ये हो गया। दूसरे गोल की जब बात करी यहां पर थिंकर्स ने, तो उन्होंने कहा दूसरा गोल इज अर्थ के बाद क्या, धर्म। धर्म, धर्म का मतलब यहां क्या हो गया, सोशल रेगुलेशंस। सोशल रेगुलेशन, सोसाइटी कैसे रेगुलेट हो रही होगी, सोशल रेगुलेशन को यहां पर करना है। और इस चीज को लेकर कहां पर लिखा हुआ है, ये कहां पर बातें आती हैं, ये बातें आती हैं क्या, धर्मशास्त्र में। प्लीज नोट करिएगा, ये बातें आएंगी आपकी किसमें लिखी हैं, धर्मशास्त्र। अरे पॉइंट समझ रहे हो, बहुत ध्यान समझना। यहां तक बात समझ में आ रही है ना, कि लोगों का मटेरियलिस्टिक व्यू पॉइंट था, कैसे था समझ में आ गया ना, क्लियर है कि नहीं क्लियर है। तो यहां पर यह बात समझ में आ गई कि भाई स्टेट और जब वन सिस्टम, सोसाइटी बेस्ड ऑन वन सिस्टम स्टैब्लिशमेंट हो गया, तो अब एशियन थिंकर्स का कहना यह था कि भैया अब लोगों को 4 गोल्स अचीव करने चाहिए। पहला अर्थ, दूसरा धर्म, तीसरा काम और चौथा मोक्ष। इन 4 चीजों को लेकर यहां पर बोला गया। ठीक है ना, लिखिए तीसरा, लिखिए नंबर 3, बता दिया मैंने आपको, काम यानी कि फिजिकल प्लेजर्स। प्लीज नोट, यानी कि फिजिकल प्लेजर। एक गोल ये भी इंसान को अटेन करना है, और इसके बारे में आपको कहां मेंशनिंग होगी, इसके बारे में कहां मेंशनिंग है, प्लीज नोट, काम सूत्र। काम सूत्र, ठीक है। और जो चौथा गोल यहां पर एंशिएंट थिंकर्स ने बोला वो क्या था, दैट वाज मोक्ष। प्लीज नोट करिएगा, मोक्ष यानी कि सैल्वेशन, यानी कि सैल्वेशन। अब इसके बारे में कहां लिखा है, ये 3 तो दे वर टॉक्ड अबाउट। आप देखोगे महाजनपद पीरियड, आप देखोगे इसके बाद मगध का पीरियड शुरू हुआ है ना, देन यू विल फाइंड हरियंग डायनेस्टी, सिसुनाक डायनेस्टी, नंदा डायनेस्टी। और फिर उसके बाद किस प्रकार से चंद्रगुप्त मौर्य ने नंदास धनानंद को हराया। एट दैट टाइम आचार्य चाणक्य की स्टोरी आती है ना, कौटिल्य, अर्थशास्त्र, यू आर फाइंडिंग इट हियर, लिखा हुआ है। धर्मशास्त्र में चीजें लिखी हुई हैं, राजा का क्या सिस्टम होना चाहिए, राजा को कैसे चीजों को रेगुलेट करना चाहिए, रेगुलेशन ऑफ द सोशल ऑर्डर, है ना। सोशल ऑर्डर जो है उसको रेगुलेट करना, इसको आप लिख लो यहां पर, रेगुलेशन ऑफ सोशल ऑर्डर, रेगुलेशन ऑफ सोशल ऑर्डर। यहां तक समझ में आ गया। तीसरा फिजिकल प्लेजर। लेकिन इस चौथे गोल के बारे में जहां बातें लिखी गई, दे वेयर द फिलोसॉफिकल टेक्स्ट, यही थे आपके फिलोसॉफिकल टेक्स्ट। यहीं पर आता है आपका फिलॉसफी। तो समझ में यह आया कि भाई इंसान जो है बहुत चीजें अचीव कर लेगा, राजा है, सब चीजें अचीव कर रहा है। अशोका, गौतम बुद्ध ने भी स्टार्टिंग में बोल दिया था, अशोका ही चेंज हिज पॉलिसी फ्रॉम बेरी घोष टू धम्म घोष, अशोका का धम्म आ गया था, है कि नहीं। तो आप वहां समझो क्या चीज वहां पर समझ में आ रही है कि भाई इतना कुछ उसने किया, इतनी लड़ाइयां लड़ी, इतना कॉन्क्वेस्ट किया, सब कुछ हुआ, कलिंग की वॉर हुई, सब कुछ हुआ, खून खराबा हुआ, बट एट लास्ट ही इज चेंजिंग द पॉलिसी धम्म घोष। पॉइंट यहां पर क्या है, पॉइंट इज कि अब भाई ये मतलब आप ये सब चीजें अचीव कर रहे हो, लेकिन इसकी बातें कोई नहीं कर रहा है, ये कैसे अचीव होगा, ये प्रॉब्लम थी। और यही प्रॉब्लम को सबसे पहले स्टार्टिंग में गौतम बुद्ध जो है उन्होंने एड्रेस करना शुरू कर दिया था, मोक्ष की प्राप्ति। गौतम बुद्ध ने, भाई आप यहां पर समझो कि आप जैसे फॉर एग्जाम्पल आपका ड्रीम है, आपका सपना है आईएएस अधिकारी बनने का, एक सपना है जो वर्ल्डली ड्रीम है कि हम इस दुनिया में है, तो भैया मैं तैयारी कर रहा हूं आईएएस अधिकारी बनने की, यूपीएससी का मैं एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहा हूं, मैं आईएएस बनना चाहता हूं। अगर मान लो आप आईएएस बन जाते हो, आप आईएएस बन गए, भगवान करे, ईश्वर करे, ऊपर वाला कहे कि आप करे कि आप भगवान बन जाओ, आप आईएएस बन जाओ, भगवान नहीं, आप आईएएस बन जाओ, तो क्या आपके जीवन से सब कुछ, सारे दर्द खत्म हो जाएंगे, सारे दुख खत्म हो जाएंगे? नहीं, आपके जीवन में अलग प्रकार के दुख होंगे,
यही तो गौतम बुद्ध बोल रहे थे, देयर इज सॉरो, देयर इज दुखा, हर जगह सॉरो है, दुख है। और उसका रीजन क्या है दुख होने का? वर्ल्डली प्लेजर्स, वर्ल्डली डिजायर्स। और इसको खत्म करने का क्या तरीका है? मोक्ष, लिबरेशन, सैल्वेशन। ये तरीका है कि हम वर्ल्डली प्लेजर से दूर, वर्ल्डली डिजायर से दूर हो जाएं, तो हम अपने सफरिंग्स को एंड कर पाएंगे। यही चीज तो बोला जा रहा था, यही चीज बोली जा रही है ना। तो यहां पर वही पॉइंट है कि आप आईएएस बन गए, आपने अचीव कर लिया, आईएएस बन गए, बट क्या आपके दुख खत्म हो जाएंगे? नहीं। ये कैसे हमें फाइनली कैसे खत्म करने हैं, उन चीजों की बातें मोक्ष, सैल्वेशन या फिलोसफिकल टेक्स्ट के अंदर लिखी हुई। यहीं से शुरुआत होती है 6 फिलोसफिकल स्कूल्स की, जो इंडिया में यहां पर सामने आते हैं, इंडियन फिलोसफी के अंदर आते हैं। बात समझ में आ गया? ठीक है। तो दिस बिकम्स द पार्ट ऑफ दर्शन, दिस बिकम्स द पार्ट ऑफ फिलोसफी। आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताते रहिएगा, ठीक है ना, क्योंकि हाँ ये फिलोसफी है। अब और आपको चीजें आएंगी, मजा आएगा, कह रहे ऐसा भी है। यहां आ गई फिलोसफी, यहां से फिलोसफी शुरू होती है। अब फिलोसफी का मतलब क्या होता है वो जरा समझिए। मैं आसान सी भाषा में कोशिश करूंगा, जैसे हमारे टीचर्स ने हमको सिखाया था, मैं आपको वैसे ही कोशिश करूंगा। सो द क्रेडिट गोज टू देम, कि आपको मैं अगर ये इतना सिंपल तरीके से समझा पाऊंगा तो ये उन्हीं को क्रेडिट जाता है। देखिए जरा, मैं यहां पर बात करता हूं किसकी, मैं बोलता हूं फिलोसफी। फिलोसफी को हम लोग हिंदी में क्या कहते हैं? फिलोसफी को हम लोग हिंदी में कहते हैं दर्शन। फिलोसफी में फिलोसफी को हिंदी में कहा जाता है दर्शन। अब होता है ना कि हम लोग बोलते हैं कि भाई आज तुम्हारे दर्शन होंगे कि नहीं होंगे, भगवान के दर्शन करने गए हैं। अरे भैया देखोगे, दर्शन मतलब क्या है? दिखोगे कि नहीं दिखोगे? अरे भैया दर्शन दोगे मतलब मिले नहीं हो, बहुत टाइम से मुलाकात करोगे कि नहीं करोगे? तो दर्शन मतलब क्या हो गया? दर्शन का मतलब हो गया टू सी, देखना। तो फिलॉसफी का मतलब क्या हो गया? फिलॉसफी में क्या हो गया? फिलॉसफी हो गया टू सी। आई होप ये पॉइंट आपको यहां पर समझ में आ गया। फिलॉसफी दर्शन, और दर्शन का क्या मतलब होता है हिंदी में? टू सी, देखना। लेकिन सवाल यह है कि किसे देखना, सवाल यह है किसे देखना। 3 सवाल यहां पर सामने आएंगे। टू सी, देखना, ठीक है, बट सवाल यह है हाउ टू सी, कैसे देखना। हाउ टू सी, अरे कैसे देखने को बोल रहे हो? फिर अगला सवाल है, अगला सवाल है whom टू सी, किसे देखना। whom टू सी, किसे देखना। और तीसरा सवाल है why टू सी, सर आई डोंट गिव अ डैम, मैं क्यों देखूं। कि 3 सवाल हैं जिसपे आपको आंसर मिलेगा कि फिलॉसफी क्या होती है। अब जरा मेरी बातों को बहुत गौर से सुनिएगा, बहुत गौर से सुनिएगा, आपको सारे क्वेश्चंस क्लियर हो जाएंगे। फिलॉसफी को हिंदी में क्या बोलते हैं? दर्शन बोलते हैं। और दर्शन का मतलब क्या होता है? टू सी, दर्शन दे दो अपने भाई, यानी मुलाकात कर लो, दिखो। टू सी, दिखना, ठीक है। तो सवाल ये है टू सी, हाउ टू सी। आप बोल रहे हो टू सी, दर्शन कह रहा है टू सी, दिखना, लेकिन कैसे देखना? हाउ टू सी। दूसरा सवाल किसे देखना, और तीसरा सवाल क्यों देखना। समझ रहे हो? तो जब मैं बोलूंगा हाउ टू सी, तो यहां पर 2 एस्पेक्ट्स निकल के आते हैं, यहां पर 2 एस्पेक्ट्स जो है वो निकल के आते हैं। हाउ टू सी, आप कैसे देख सकते हो? एक तरीका है कि आप अपने आंखों से, अपनी इन आईज से देख सकते हो, है ना। तो पहला चीज हो गया हाउ टू सी, पहला तो हो गया कि हम अपने सेंसेस से देख सकते हैं, सेंसेस। यानी कि फॉर एग्जाम्पल मैं यहां पर बोल रहा हूं आईज, आप अपनी आंखों से देख सकते हो, ठीक है, आंखों से देख सकते हो। तो ये तो आंखों से देखना हो गया। लेकिन पॉइंट ये है कि क्या आप किसी और तरीके से देख सकते हो? हाँ, होता है। जब आप जाते हो, आप जब प्रार्थना करते हो, आप जब ईश्वर को याद करते हो, तो जनरली क्या करते हो? आप आंख बंद कर लेते हो अपनी। होता है कि नहीं होता? हम आईज क्लोज कर लेते हैं और फिर भगवान को याद करते हैं। हे भगवान ऐसा हो जाए, हे भगवान मेरा कट ऑफ क्लियर हो जाए, हे भगवान मेरा सिलेक्शन हो जाए इस बार। होता है कि नहीं? तो बेसिकली एक तो हो गया सेंसेस के थ्रू दिखना, और एक हो गया कॉन्शियसनेस के थ्रू, कॉन्साइंस के थ्रू देखना। कॉन्साइंस या कॉन्शियस, आप अपनी अंतरात्मा से देखने की कोशिश करते हो। यही तो होता है जब आप ईश्वर को याद करते हो, आंख बंद कर लोगे। और आप क्यों बंद करते हो? क्योंकि आप अपने कॉन्साइंस से, अंतरात्मा से आप ईश्वर को देखने की कोशिश कर रहे होते हो। आप ईश्वर से मिलने की कोशिश कर रहे हो, आप ईश्वर से बात करने की कोशिश करते हो, है कि नहीं? तो बेसिकली
हाउ टू सी एक हो गया सेंसेस के थ्रू, और दूसरा हो गया कॉन्साइंस, यानी कि आप अपनी अंतरात्मा से देखने की कोशिश करते हो। है कि मानते हो कि नहीं मानते हो? हाँ या ना लिख देना। मानते हो कि नहीं भाई? सेंसेस से देख रहे हो? हाँ देख रहे हैं सर, अभी मैं आपको देख रहा हूं कैमरे में, आप मुझे देख रहे हो स्क्रीन पे, सेंसेस से देखना हो गया। एक ही कॉन्साइंस, जब ईश्वर को खास तौर से जब तुम लोग प्रेयर करोगे, आप कोई भी प्रेयर करता है, चाहे आप किसी भी धर्म को बिलोंग करते हो, अक्सर आप देखोगे कि आंखें बंद कर ली, तो ऊपर वाले को याद कर रहे हैं, है ना। तो एक तो ये हो गया हाउ टू सी। जब बात आता है होम टू सी, किसे देखना, यार एक तो ये जो वर्ल्ड है, एक्सटर्नल वर्ल्ड जो दिख रही है, यानी कि जहां हम लोग रह रहे हैं अभी, है ना, हर चीज दिख रहा है, आप मुझे देख रहे हो, आपके घर में अराउंड आप देखोगे तो दीवारें हैं, कुछ कुछ चीजें वहां पर घर में लगी होंगी, रखी होंगी, है ना, या फिर आप बाहर निकल जाओगे तो रोड है, पेड़ है, जानवर है ना, सब चीजें, दिस इज एक्सटर्नल वर्ल्ड। तो किसे देखना, होम टू सी लिखिएगा वर्ल्ड, ये जो वर्ल्ड है इसे देखना, एक्सटर्नल वर्ल्ड को देखना, एक तो ये चीज है। बाकी होम टू सी किसे देखना, किसे देखना, गॉड। एक है गॉड को देखने की कोशिश करो। कैसे देखेंगे सर? इसको हम लोग क्या बोलेंगे? इसको हम लोग यहां पर गॉड ना बोल के, हम फिलॉसफी के अंदर हम इसको बोलते हैं अल्टीमेट रियलिटी, हम इसको बोलते हैं अल्टीमेट रियलिटी। यानी कि आसान भाषा में आपके लिए लिख देता हूं यहां पर, कि जिसी को हम लोग यहां पर रेफर कर देते हैं एज गॉड, अल्टीमेट रियलिटी। ठीक है। और तीसरा चीज, यहां पर मैं अल्टीमेट रियलिटी गॉड क्यों नहीं लिख रहा हूं? क्योंकि फिलॉसफी में गॉड को लेकर अलग अलग यहां पर चीजें हैं। कुछ फिलोसफिकल चीजें गॉड को मानती हैं, कुछ नहीं मानती हैं, कुछ मानती हैं। फॉर एग्जाम्पल गॉड, तो वो गॉड का एक वर्जन अलग होता है, उसको अल्टीमेट रियलिटी कहा जाता है, कि वही एक अल्टीमेट रियलिटी है, सच वही है, बाकी सब कुछ कुछ भी सच नहीं है। ठीक है, अभी आप बातें आगे करेंगे, समझ में आएगा। वाई टू सी क्यों देखना है? एक तो है फिजिकल प्लेजर के लिए, कि भैया आपको आनंद आ रहा है सर देखने में, फिजिकल प्लेजर। और दूसरा क्यों देखना, एक हो गया आपका काहे के लिए, आपका हो गया फॉर फॉर मोक्ष। अब यहां पर आपको चीजें समझ में आएंगी। अब जरा देखिए, पॉइंट ये है, पॉइंट ये है, आप समझिएगा इस चीज को, वेरी इंपॉर्टेंट। जरा देखिए, अगर आप देखो, दर्शन मतलब हो गया टू सी, लेकिन क्या क्या चीज, अगर हम बोलेंगे भाई आप अपनी सेंसेस से क्या करोगे, आप अपने सेंसेस से इस वर्ल्ड को देखते हो, अपनी आंखों से आप इस दुनिया को देखते हो, काहे के लिए, काहे के लिए, फॉर फिजिकल प्लेजर। ये तो होता ही है, हम अपनी आंखों से इस दुनिया को, इस वर्ल्ड को देख रहे हैं अपने फिजिकल प्लेजर के लिए। लेकिन व्हाट इज फिलॉसफी, जब आप अपने अंतरात्मा से, अपने आप कॉन्शियस से, जरा देखिए इस पॉइंट को, जब आप अपने कॉन्शियसनेस से, अपनी अंतरात्मा से आप ईश्वर को, अल्टीमेट रियलिटी को देखने की कोशिश करते हैं, काहे के लिए, फॉर द अटेनमेंट ऑफ मोक्ष, मोक्ष की प्राप्ति के लिए, यह होता है दर्शन, यह होती है फिलॉसफी। तो फिलॉसफी का मतलब यहां ये नहीं है कि सेंसेस से देखना इस वर्ल्ड को ताकि हमको फिजिकल प्लेजर मिले, ये नहीं है। फिलॉसफी का मतलब यहां पर दूसरा वाला है, टू सी। व्हाट इज फिलॉसफी? टू, हम अपनी कॉन्शियसनेस, अपनी अंतरात्मा से जब हम अल्टीमेट रियलिटी को देखने की कोशिश करते हैं, काहे के लिए, मोक्ष की प्राप्ति के लिए, ये होता है आपका दर्शन। अब शाहरुख खान बोल रहा है, शाहरुख खान बोलते हैं, क्या बोल रहा है शाहरुख खान, मूवी कौन सी थी वो मुझे याद नहीं है, मूवी का डायलॉग था कि जब मैं आंखें खोलता हूं तो तुमको देखता हूं, जब मैं आंखें बंद करता हूं तो भी तुमको देखता हूं। शाहरुख खान को नहीं पता क्यों किसकी बात कर रहा है। यही होता है, आदमी प्यार में एकदम अंधा हो जाता है, ये लिखा हुआ है, समझ रहे हो? तो जब मैं आंखें खोलता हूं तो तुमको देखता हूं, जब मैं आंखें बंद करता हूं तो भी तुमको देखना चाहता हूं, मेरे नैना तुम्हारे नैना, समझ रहे हो? मतलब कुल मिला के कहानी ये है कि शाहरुख खान डजंट अंडरस्टैंड व्हाट इज फिलॉसफी, है ना। लेकिन एक मजाक की बात है यहाँ पर, लेकिन आपको समझना यहाँ पर ये चीज है, ध्यान नहीं रखिएगा। आई होप ये पॉइंट क्लियर हो गया कि फिलॉसफी क्या है। तो फिलॉसफी में हम बात करेंगे कि हम कैसे अपनी अंतरात्मा से हम अल्टीमेट रियलिटी को खोजें, ठीक है, और वो काहे के लिए, मोक्ष के लिए। क्यों मोक्ष की प्राप्ति करना चाहते हैं हम लोग? क्योंकि क्योंकि हम अर्थ, धर्म, काम, ये तो हम कर ही रहे हैं अटेन, ये 3 गोल्स तो अटेन हो ही रहे थे 500 बीसी से लेकर 300 एडी तक, लेकिन कोई मोक्ष की बात नहीं करता था। अब ये फिलोसफिकल टेक्स्ट जो हैं वो कह रहे हैं कि नहीं, अब आपको अपनी चेतना से, अपनी अंतरात्मा से अल्टीमेट रियलिटी को देखना है। अब अल्टीमेट रियलिटी कुछ भी अलग अलग हो सकती है। अभी आपको 6 स्कूल ऑफ फिलोसफीज में अलग अलग अल्टीमेट रियलिटी देखने को मिलेंगी। बात समझ में आ गई? ठीक है, आई होप यहां तक का पॉइंट सबको बहुत क्रिस्टल क्लियर हो गया होगा।
ठीक है, अब आते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट पॉइंट पे, जहां पर हम लोग एक एक करके, अब मैं ये सब चीज़ों को डिलीट कर देता हूँ ना, ये कोई पॉइंट नहीं है इसका लिखा रहने का, ठीक है। अब मैं यहां पर आता हूं, मूविंग ऑन टू द 6 स्कूल्स ऑफ फिलोसफीज। अब जरा मेरी बातों को यहीं पर ध्यान सुन लीजिएगा, मैं 6 के 6 आपको यही समझा दूंगा कि सारे स्कूल्स ऑफ थॉट्स क्या हैं। फिर इसके बाद जब हम लोग इनकी स्लाइड्स को स्टडी करेंगे, डिटेल से पढ़ेंगे, तो आपको सारी चीज़ें एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाएगी। सबसे पहले मैं शुरुआत कर रहा हूं सांख्या से, ठीक है। ये 6 स्कूल्स ऑफ थॉट्स हैं। सबसे पहले यहाँ पर सांख्या का जो डेवलपमेंट है वो होता है, स्कूल ऑफ फिलोसफी का डेवलपमेंट यहाँ पर होता है। अब जरा मेरी बात समझिएगा, सांख्या का मतलब संख्या, सांख्या काउंट, इसका लिटरल मीनिंग आप देखोगे क्या हो जाता है, प्लीज नोट करिएगा, काउंट। आपके एनसीईआरटी में दिया है काउंट, ठीक है। अब सांख्या फिलोसफी क्या कह रही है, देखिए सांख्या फिलोसफी का कहना यह है, बड़ा ध्यान सुनिएगा बात को, फिलोसफिकल चीजें हैं। उनका कहना है ये जो दुनिया है, ये जो वर्ल्ड का क्रिएशन हुआ है, ये जो आप दुनिया आज देख रहे हैं इस वक्त जो बनी है, इस दुनिया के क्रिएशन में किसी भी डिवाइन एजेंसी का हाथ की जरूरत नहीं है। मतलब इस दुनिया का जो क्रिएशन हुआ है, दुनिया जो बनी है, उसमें किसी भी भगवान का कोई हाथ नहीं है। देयर इज नो रिक्वायरमेंट ऑफ डिवाइन एजेंसी। इसका मतलब सांख्या जो है वो गॉड के जो एस्पेक्ट्स को डिनाई करता है कि गॉड एग्जिस्ट करता भी है। ये पॉइंट समझ में आ गया। सांख्या क्या कह रहा है, पहले समझ लो। देखो फिलॉसफी आप लोगों ने डेफिनेटली नहीं पढ़ा होगा तो आप लोगों को इतना क्लियर नहीं होगा, लेकिन यहां तक समझ में आ गया। अब मैं एक करके डिस्कस कर रहा हूं स्कूल ऑफ थॉट को, मैं सांख्या की बात कर रहा हूं, सांख्या फिलॉसफी की बात करेंगे तो सांख्या फिलॉसफी, सांख्या का मतलब काउंट से हो गया, काउंट। अब यहां पर सांख्या क्या कह रहा है, सांख्या कह रहा है, सांख्या, हम फिलॉसफी किस चीजों की बात करेंगे, हम इस वर्ल्ड की बात तो करेंगे नहीं, हम बात करेंगे अल्टीमेट रियलिटी की, हम बात करेंगे क्या, मोक्ष की प्राप्ति की। तो यहां पर सांख्या फिलॉसफी क्या कह रही है, सांख्या फिलॉसफी कह रही है कि भाई इस वर्ल्ड के क्रिएशन में किसी भी डिवाइन एजेंसी का हाथ नहीं है, नंबर 1। दूसरा उन्होंने कहा फिर कैसे है भैया, ये दुनिया कैसे चल रही है, क्या चीज है। तो सांख्या फिलॉसफी का कहना यह था कि भैया एक हो गया, एक है प्रकृति, एक है प्रकृति, ये और जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, नेचर। ये जो आप नेचर देख रहे हो, ये दुनिया में चल रहा है, नेचर है, ये प्रकृति है, ठीक है। सब चीज का स्टार्टिंग ये पॉइंट है। अब देखो यहां पर जैसे हम बोलते हैं ना कि भाई इस दुनिया का जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो गॉड है, फिजिक्स की भाषा में कुछ और हो जाता है, साइंस कुछ और चीज बोलती है ना। लेकिन यहां पर जैसे हम लोग बोल रहे हैं कि भाई दुनिया की शुरुआत जो होती है वो ईश्वर से है, ईश्वर इज द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ एवरीथिंग। तो यहां पर ईश्वर ना बोलकर सांख्या कह रहा है कि जो स्टार्टिंग पॉइंट है, द रूट्स ऑफ एवरीथिंग, द रूट्स ऑफ ऑल बीइंग कौन है, प्रकृति है, नेचर है जो आप देख रहे हो, ये सब चीजों का बिगिनिंग है। अब इन सारी चीजों की में जान किसने डाली या कैसे ये सब चीजें फंक्शन करने लगी, दूसरा जो एस्पेक्ट बोला वो है पुरुषा। दूसरा एस्पेक्ट क्या है, पुरुषा, जिसको हम लोग बोलते हैं सोल और जिसको हम लोग बोलते हैं आत्मा। बात समझ में आ रही है। तो बेसिकली यहां पर ये सोल है, ये जो आत्मा है, ये सारे इस प्राकृतिक नेचर में या प्रकृति में जो चीजें हैं, प्रकृति जो है उसमें ये पूरी एनर्जी अपनी झोंक देती है और फिर ये पूरा वर्ल्ड जो है वो चलने लग जाता है। सर कैसी बातें कर रहे हो, फिलोसफिकल बातें, यही तो फिलोसफी है। अब आधे लोग लिखेंगे सर नहीं पढ़ना ऐसी फिलोसफी। देखो समझने वाली चीज बस यही है इसमें कि जैसे कुछ चीजें होती हैं हम लोग, अब देखो यही चीज है, जैसे आपको फिलोसफी समझ में नहीं आ रही तो जो हार्डकोर साइंस वाले लोग होते हैं कहते हैं भाई गॉड क्या होता है, उनको गॉड समझ में नहीं आता। गॉड कहते भाई हर चीज का रीजन है साइंस के पास, साइंस कहता है ये इसलिए हो रहा है, आप कहते हो भाई ऊपर जो चाहेगा ऊपर वाला चाहेगा, जो होता है मंजूर खुदा होता है। साइंस का है कैसा खुदा, कोई खुदा नहीं। जैसे आपको भी समझ में नहीं आ रहा कि भैया सर ये क्या बात कर रहे हो, यही तो बात है, यही तो फिलॉसफी है। और जो गॉड की वाली बात करते हो वो भी एक फिलॉसफी है। तो आप जिसे गॉड बोल रहे हो, सांख्या कह रहा है कि कोई गॉड नहीं है, सांख्य कह रहा है कोई गॉड नहीं है, वो कह रहा है कि कॉन्शियसनेस और मैटर, मैटर क्या हो गया, मैटर यही हो गया, प्रकृति हो गया आपका नेचर, या ये मैटर जो है वो आपका यहां पर प्रकृति हो गया। मैटर, आप हर चीज जो अपने अराउंड देख रहे हो और हर चीज को शुरुआत करने वाला इस प्रकृति, ठीक है ना, प्रकृति। अब इस मैटर में जान कैसे आई, कॉन्शियसनेस के थ्रू आई, ठीक है ना, यानी कि पुरुषा, सोल, आत्मा, इसके थ्रू जान आई। तो इस तरह से पूरा जो यूनिवर्स है वो चलने लग गया। तो सांख्या जो है वो फिलॉसफी जो है वो कहती है कि अगर, मतलब वो कहती है कि भाई जो 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 मैं क्या चीज बोल रहा था, हाँ, सांख्या कहती है, सांख्या फिलॉसफी कहना ये है कि देयर इज नथिंग एनीथिंग लाइक गॉड। स्टार्टिंग में सांख्या फिलॉसफी मटेरियलिस्टिक थी, जब वो बात करती थी खाली प्रकृति की, पहले से मटेरियलिस्टिक थी, लेकिन बाद में सांख्या फिलॉसफी थोड़ा सा स्पिरिचुअलिस्टिक हो गई जब उसने पुरुषा की बात कर दी।
इस तरह से ये है पूरी सांख्या फिलॉसफी का कॉन्सेप्ट। क्लियर हो गया? ये हो गई आपकी सांख्या फिलॉसफी, ठीक है ना। अब इसके बाद हम बात करते हैं योग फिलॉसफी को। अब जब योग फिलॉसफी की बात करेंगे, सही समझ लीजिए, योग फिलॉसफी, अब अगेन यहां पर मोक्ष की प्राप्ति कैसे होगी, क्योंकि हर स्कूल ऑफ थॉट आपको कहीं ना कहीं मोक्ष की तरफ ले जाएगा, क्योंकि फिलॉसफी यही तो है ना भाई। अल्टीमेटली फिलॉसफी आप जो भी पढ़ रहे हो, कोई भी फिलॉसफी पढ़ोगे, 6 स्कूल ऑफ थॉट, हर फिलॉसफी का एक एम होगा कि किस प्रकार से आपको मोक्ष की प्राप्ति हो, ये मेन है। तो योग फिलॉसफी क्या कह रही है? योग फिलॉसफी कह रही है कि हम मेडिटेशन करेंगे, अलग अलग आसन्स में, हम पोस्चर्स में बैठेंगे, और जब ध्यान लगाएंगे तो हमारा जो ध्यान है वो वर्ल्डली डिजायर से या वर्ल्डली प्लेजर से टूट जाएगा, अलग हो जाएगा, और हम मोक्ष की प्राप्ति कर सकते हैं। हम अपने कंसंट्रेशन बनाएंगे, वर्ल्डली प्लेजर्स को दूर कर देंगे अपने आप से, तो हम इस प्रकार से क्या करेंगे, हम इस प्रकार से मोक्ष की प्राप्ति कर सकते हैं। ये है आपकी योग फिलॉसफी कि मेडिटेशन और कंटेम्पलेशन करके हम अपने मेडिटेशन से अलग अलग आसन में, अलग अलग पोस्टर्स में बैठकर हम जब ध्यान लगाएंगे, जब हम वहां पर क्या करेंगे, प्राणायाम करेंगे, ये वर्ड यूज किया गया एनसीईआरटी के अंदर, जब हम प्राणायाम करेंगे तो हम अपना मेडिटेशन करेंगे, अपना कंसंट्रेशन बनाएंगे, और वर्ल्डली प्लेजर से, वर्ल्डली डिजायर से अपने कंसंट्रेशन को दूर करें, अपने दिमाग को दूर करेंगे, और इस तरह से हम लोग क्या, मोक्ष की प्राप्ति कर सकते हैं। ये है आपकी योग फिलॉसफी, ये हो गई सांख्या फिलॉसफी। ये दो फिलॉसफीज यहां पर आपकी होपफुली क्लियर हो गई। फिर आते हैं हम लोग, बात करते हैं न्याय फिलॉसफी की। अब जरा देखिए न्याय फिलॉसफी को, नाम से पता चल रहा है न्याय। जब भी हम लोग न्याय या फिर हम जस्टिस करने की बात करते हैं, नाम से पता चल रहा है, तो हम जाहिर सी बात है जस्टिस देंगे, किसी को इंसाफ देंगे, तो हम उसके पीछे कुछ तर्क भी देंगे कि हमने ऐसा क्यों किया, राइट और रॉन्ग। तो न्याय फिलॉसफी में हमेशा लॉजिक की बात करी जाती है, लॉजिक की। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर हमने बोला, जैसे बोला कि देयर इज फायर ऑन दी माउंटेन, पहाड़ पे, माउंटेन पे आग लगी हुई है। फिर कोई बोलता है, दूसरा स्टेटमेंट किसी ने बोला कि देयर इज स्मोक ऑन द माउंटेन, कोई बोल देगा भाई माउंटेन पे स्मोक है। तो एक चीज जो इन्फर कर सकते हैं हम लोग, वो ये कि वेरेवर देयर इज स्मोक देयर इज फायर, है कि नहीं भाई। हम बोल रहे हैं फॉर एग्जांपल देयर इज फायर ऑन दी माउंटेन, माउंटेन पे आग लगी हुई है, फायर है। फिर हम बोल रहे हैं देयर इज स्मोक ऑन दी माउंटेन, माउंटेन पे धुआं भी निकल रहा है। तो हम ये कह सकते हैं जहां जहां जब भी आग होगी देयर इज स्मोक। तो इस प्रकार का भी लॉजिक, न्याय की बात यहां पर करी जाती है। तो बेसिकली न्याय फिलॉसफी वाले ये कहते हैं कि अगर आपको मोक्ष की प्राप्ति करनी है तो आपको लॉजिक का यूज करना पड़ेगा। आप इस प्रकार से यहां पर क्या होगा, आप मोक्ष की प्राप्ति कर पाएंगे। आपके भी सिलेबस में एनसीईआरटी के अंदर इतना ही है फॉर योर, क्योंकि आप लोग बेसिक्स का फाउंडेशन बना रहे हैं अपना, इसलिए अभी आप लोगों के लिए इतना ही समझना जरूरी, इतना ही समझना काफी है ना। वैसे तो इसके ऊपर पूरा पूरा हम फिलॉसफी एज एन ऑप्शनल जब हम लोग पढ़ते थे, तो वहां पर तो पूरी पूरी फिलॉसफी है न्याय फिलॉसफी के ऊपर, ठीक है। न्याय वैशेषिका फिलॉसफी की जब हम बात कर रहे हैं, वैशेषिका फिलॉसफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये फिलॉसफी की शुरुआत जब ये फिलॉसफी जो है, यहां से बिगिनिंग ऑफ फिजिक्स होती है। वेरी इंपॉर्टेंट, बिगिनिंग ऑफ फिजिक्स, बिगिनिंग ऑफ फिजिक्स। अब जरा देखिए क्या है, ये लोग क्या बोल रहे हैं। ये लोग बोल रहे हैं फ्यू एटॉमिक बिल्डिंग्स ब्लॉक्स एंड कॉन्शियसनेस। तो कह रहे हैं कि भाई हर एक चीज जो इस दुनिया में बनी हुई है वो छोटे छोटे एटम से मिलकर बनी हुई है। यही चीज तो फिजिक्स की शुरुआत होती है यहां से, है ना। तो यहां पर वैशेषिकाज ने बोला कि जो आप भी इस दुनिया में देख रहे हो, जैसे कि फॉर एग्जांपल हम बात करेंगे अर्थ की, हम बात करेंगे फायर की, हम बात करेंगे एयर की, हम बात करेंगे वाटर की, है ना। ये जो आपके जो द्रव्य हैं, जो सब्सटेंसेस हैं, ये जो 5 आपके सब्सटेंसेस हैं, है ना, अग्नि, वायु, है ना, ये जो आप अग्नि हो गया, वायु हो गया, जल हो गया, है ना, जो आपका 5 सब्सटेंसेस हैं। तो जब ये आप देखोगे तो ये अलग अलग हैं, और ये अलग अलग जब होते हैं तो इनके अलग अलग रोल होते हैं। एग्जैक्टली राइट, अग्नि, वायु, जल, अलग अलग रोल हैं इनके। लेकिन जब ये सब्सटेंसेस को मिला देंगे तो एक अलग चीज निकल के आता है, राइट और रॉन्ग, सब्सटेंस बन जाता है। यही बोला जाए ना, 5 द्रव्यों से मिलकर बनी हुई है, तो ये अलग सब्सटेंस निकल के आया। वही चीज यहां पर इन्होंने वैशेषिकाज ने बोला कि हर एक चीज स्मॉल स्मॉल एटम से बनता है, और जब आप देखोगे सब एटम कंबाइन होते हैं तो डिफरेंट एक तरह का एस्पेक्ट निकल के आता है। तो यहाँ पर वैशेषिका फिलॉसफी जो है वो कहता है फ्यू एटॉमिक बिल्डिंग ब्लॉक्स एंड कॉन्शियसनेस से यहाँ पर जो चीजें जो है वो चलती है। अभी हम इसको आगे डिस्कस करेंगे स्लाइड्स के अंदर, लेकिन यहाँ पर आप क्लियर कर लीजिए। अब मीमांसा की बात करते हैं। मीमांसा कहता है कि भाई हर चीज जो है, यहाँ पर मीमांसा कहता है कि वेदास जो है, वेदास ये इटर्नल है, इटर्नल है। और अगर आपको मोक्ष की प्राप्ति करनी है तो आपको वैदिक सैक्रिफाइस, वैदिक रिचुअल्स करने पड़ेंगे। परफॉर्मेंस ऑफ वैदिक रिचुअल्स, परफॉर्मेंस ऑफ वैदिक रिचुअल्स।
तो बेसिकली इस फिलॉसफी ने वेद के रिचुअल्स को और ज्यादा स्ट्रांग बनाया, और ज्यादा स्ट्रांग होगा ये फिलॉसफी इस फिलॉसफी के जरिए, ठीक है। एंड देन वेदांत इज द एसेंस ऑफ द वेदास, वेदांत मतलब वेदांत, वेदांत, ठीक है। तो ये आपका समझ लो एकदम क्लाइमेक्स है इंडियन फिलॉसफी का, इट इज द क्लाइमेक्स ऑफ इंडियन फिलॉसफी, क्लाइमेक्स। अब क्यों मैं बोल रहा हूं क्लाइमेक्स, क्यों बोलता हूं मैं क्लाइमेक्स, अब देखो समझो जरा बात को। यहां पर वेदांत फिलॉसफी के अंदर आपको दो इंपॉर्टेंट थिंकर्स देखने को मिलेंगे। एक मिलता है शंकराचार्य, ठीक है ना, शंकराचार्य, और दूसरे आपको मिलेंगे रामानुजाचार्य, रामानुजाचार्य। अब इन दोनों जो फिलोसफर्स थे, इनकी जो फिलोसफीज थी, उसमें यहां पर बड़ी इंपॉर्टेंट बात आती है। जैसे यहां पर शंकर बोलते हैं, शंकराचार्य सेज ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या, अल्टीमेट रियलिटी इज ब्रह्म। यहां पर ये बोलते हैं कि भाई अल्टीमेट रियलिटी क्या है, अल्टीमेट रियलिटी इज ब्रह्म, यही एक अल्टीमेट रियलिटी है बस, और बाकी सब जितना भी जगत, जितना भी वर्ल्ड आप देख रहे हो, इट इज मिथ्या, मिथ्या बोलते हैं उसको वो। ब्रह्म इज द अल्टीमेट, क्योंकि ये कभी भी डिस्ट्रॉय नहीं होगा, ब्रह्म इज द अल्टीमेट थिंग, ठीक है ना। ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या, ये लाइन बड़ी चलती है। और यहां पर इन्होंने साथ में बोला कि सोल, अब इन्होंने कहा कि ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या और हर जगह ब्रह्म, जो सोल है वो भी अपने आप में ब्रह्म है, जो सोल है, आत्मा है, वो भी ब्रह्म है। तो ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या, एवरीथिंग इज ब्रह्मा, ये क्लाइमेक्स है इंडियन फिलोसफी का। ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या, हर चीज मिथ्या है, हर चीज गलत है, बस ब्रह्म इज द अल्टीमेट रियलिटी। और जो सोल है इंसान की, सोल है, वो भी क्या है, दैट इज ऑल्सो ब्रह्म, पार्ट ऑफ द ब्रह्मा, ठीक है। तो यहां पर ये पॉइंट जो है ये आता है कि ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या, यहां पर इस तरह से निकल के आता है इस कॉन्सेप्ट में, ठीक है ना। तो ब्रह्म जो है वो सबसे ऊपर है, अल्टीमेट रियलिटी इज ब्रह्म। अगर आपको मोक्ष की प्राप्ति करनी है, सो हर एक एक सोल, चूंकि वो खुद में ब्रह्म है, अगर उसको ब्रह्म की नॉलेज हो जाएगी तो उसको मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। ये चीज यहां पर बोला गया। चलिए एक बार हम एक एक करके ना अब सबको इनके स्लाइड्स पे जा जाकर डिस्कस कर लेते हैं, यही आपका है। और इसके बाद जो यहाँ पर लास्ट पार्ट था, जो मटेरियलिस्टिक पार्ट, वो मैंने आपको ऑलरेडी यहाँ पर मटेरियल व्यू ऑफ लाइफ, ये मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर दिया है। गोल्स ऑफ लाइफ को ऑलरेडी मैंने पढ़ा दिया है। अब इन सब की हम लोग एक एक जो स्लाइड्स यहाँ पर बनी हुई हैं उनको रीड कर लेंगे, तो आपको हर एक चीज अब क्रिस्टल क्लियर हो जाएगी। अपने आप लोग एकदम एनसीईआरटी खोल के बैठेगा तो आप लोगों को समझ में आ जाएगा। देखिए जरा यहाँ पर, अब यहाँ पर बोला गया कि देखिए एक तरफ पुरुषा, एक तरफ देखिए प्रकृति। अब ये प्रकृति और पुरुषा, ये भी दोनों मिलते हैं। सांख्या फिलॉसफी कहना है कि जब ये दोनों मिलेंगे, ठीक है, तो बुद्धि, अब ये माइंड के अंदर तभी क्या होगा, चीजें एनलाइटन होंगी, राइट। और फिर वहां से आप देखिए सत्वा राजस तमस, ये सब चीजें हैं। अब तमस मतलब साउंड टच फॉर्म टेस्ट ऑर्डर, ये सब आपको नहीं जाना है इतना डिटेल में। आप यहां देखिए लिखा हुआ है मीनिंग ऑफ सांख्या क्या है, लिटरल मीनिंग क्या है, टू काउंट। ये मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया इसका मतलब, टू काउंट, ठीक है। अब क्या लिखा है, ओरिजिनेटेड अर्लियर देन अदर फिलोसफिकल स्कूल्स। यही मैंने आपसे कहा कि सबसे पहले जो अदर फिलोसफिकल स्कूल्स के बारे कंपेयर भी करें तो सबसे पहले जो फिलोसफी इन सब में डेवलप हुई वो सांख्या फिलोसफी डेवलप यहाँ पर हुई थी, ठीक है। अब डिवाइन एजेंसी इन क्रिएशन, सांख्या सबसे पहले इस चीज को रेफ्यूट करते हैं कि कोई भी डिवाइन एजेंसी नहीं है, यानी देयर इज नो गॉड जिसने ये वर्ल्ड क्रिएट करी। लिखा हुआ है अर्ली सांख्या फिलोसफी डिड नॉट कंसिडर डिवाइन एजेंसी एसेंशियल टू द क्रिएशन ऑफ द वर्ल्ड। वर्ल्ड की क्रिएशन में उन्होंने कहा कोई भी डिवाइन एजेंसी की यहाँ पर कोई भी वो नहीं है, ठीक है ना, क्या नहीं, कोई भी एसेंशियल चीज नहीं है, डिवाइन एजेंसी होनी चाहिए, ऐसा नहीं है। प्रपोज द रैशनल एंड साइंटिफिक व्यू ऑफ क्रिएशन, और उन्होंने कहा कि भाई एक रैशनल और साइंटिफिक व्यू है कि वर्ल्ड कैसे क्रिएट हुई होगी। और ये मैंने आपको बताया कि प्रकृति, नेचर, है ना, और जब उसमें पुरुषा, जब सोल कॉन्शियसनेस उसे मिली तो फिर वहां से चीजें जो है वो इनलाइट होना शुरू हो गई। ट्रांसफॉर्मेशन इन सांख्या फिलॉसफी कैसे आया, देखो अब यहां पर इंट्रोडक्शन हुआ पुरुषा का, पहले सिर्फ यहां पर प्रकृति की बात करी जाती थी, है ना। अब लिखा है अराउंड द 4th सेंचुरी एडी क्या हुआ, पुरुषा दैट इज द स्पिरिट, ये इंट्रोड्यूस किया गया एज एन एलिमेंट इन द सांख्या सिस्टम। सांख्या सिस्टम में अब एक एलिमेंट आ गया पुरुषा, ठीक है, पुरुषा। अभी तक फिर प्रकृति था, अब लिखा है शिफ्ट फ्रॉम अ प्योरली मटेरियलिस्टिक पर्सपेक्टिव, जो अभी तक प्योरली मटेरियलिस्टिक पर्सपेक्टिव था, अब वहां से सांख्या फिलॉसफी स्पिरिचुअलिस्टिक हो गई टू अ ड्यूलिस्टिक वन। अब ड्यूलिस्टिक कैसे, एक डुअल मतलब टू होता है, एक तो हो गया प्रकृति और दूसरा हो गया पुरुषा, एक हो गया आपका मटेरियलिस्टिक और दूसरा हो गया सोल। गेटिंग द पॉइंट,
गेटिंग द पॉइंट? ठीक है ना, लिखा है एट्रीब्यूटिंग टू द क्रिएशन ऑफ वर्ल्ड टू बोथ प्रकृति एंड पुरुषा। तो सांख्या फिलॉसफी के हिसाब से दो चीज याद रखिएगा कि वर्ल्ड किसने बनाई? प्रकृति। ये पूरा जो चल रहा है, कैसे चल रहा है सिस्टम? प्रकृति और पुरुषा सा। ठीक है ना, डुअलिस्टिक क्रिएशन हो गया, डुअल चीजें आ गई ना यहाँ पर। अकॉर्डिंग टू द न्यू व्यू, अब जो नया मत आया वो ये आया कि जो नेचर है दैट इज प्रकृति एंड द स्पिरिचुअल एलिमेंट दैट इज द पुरुषा टुगेदर क्रिएट द वर्ल्ड। इन दोनों ने मिलकर वर्ल्ड क्रिएट करी। ऐसा नहीं खाली प्रकृति था तो वर्ल्ड क्रिएट हो गई, जब तक वो कॉन्शियसनेस, वो स्पिरिट उन चीजों में नहीं जाएगी, चीजें डेवलप नहीं होंगी। ठीक है ना, ये चीजें यहां पर प्लीज इसको यहां ध्यान रखिएगा। लिखा हुआ है रिप्रेजेंट्स अ शिफ्ट फ्रॉम दी मटेरियलिज्म टू स्पिरिचुअलिज्म। ठीक है ना, मटेरियलिज्म से स्पिरिचुअलिज्म की तरफ गए। ये है आपका सांख्या फिलॉसफी का मेन कोर। अब योग फिलॉसफी की तरफ आते हैं। मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया कि भाई योग फिलॉसफी में क्या है कि हम मेडिटेशन करेंगे, है ना, हम प्राणायाम करेंगे, और प्राणायाम से हम जब हम अपने वर्ल्डली प्लेजर से दूर होते चले जाएंगे। देखो यहां पर ये लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है कि देखिए अ पर्सन कैन अटेन सैल्वेशन, कैसे उसको मोक्ष मिलेगा? थ्रू मेडिटेशन एंड फिजिकल एप्लीकेशन। कैसे? प्रैक्टिस ऑफ कंट्रोल ओवर प्लेजर, सेंसेस एंड बॉडीली ऑर्गन इज सेंट्रल टू दिस सिस्टम। योग फिलॉसफी कहता है कि अगर आपने अपने इंद्रियों को कंट्रोल कर लिया, भाई उसने कहा कि भाई क्या है, आप अपने इंद्रियों से बाह्य वर्ल्ड को देखते हो, इस एक्सटर्नल वर्ल्ड को देखते हो, और जब बाह्य दुनिया को देख रहे हो, एक्सटर्नल वर्ल्ड को आप देख रहे हो जब, तो आप इन आंखों से देख रहे हो, राइट और रॉन्ग, है ना, आप देख रहे हो। तो भाई अगर आप इस वर्ल्ड को देखते रहोगे, कभी आपको वो चीज अचीव हुई तो आपको खुशी होगी, नहीं अचीव हुई तो आप दुखी हो जाओगे। तो उनका कहना है कि अगर आप अपनी इंद्रियों पर कंट्रोल करोगे, है ना, प्रैक्टिस ऑफ कंट्रोल ओवर द प्लेजर, कि ये नहीं कि ये चाहिए चाहिए, प्लेजर चाहिए ही चाहिए, है ना, ये नहीं, सेंसेस, बॉडीली ऑर्गन्स, इन सब पे अगर आप कंट्रोल करते हो तो आप मोक्ष की प्राप्ति करोगे। ये है योग फिलॉसफी। इन ऑर्डर टू ऑब्टेन सैल्वेशन क्या करना है? फिजिकल एक्सरसाइज इन वेरियस पोस्चर्स, जिनको हम लोग आसन कहते हैं, वो आपको करना है। और दूसरा ब्रीदिंग, यानी कि आपको प्राणायाम करना है, इज रिकमेंडेड। इसके थ्रू आप क्या कर सकते हो? आप सैल्वेशन या मोक्ष की प्राप्ति कर सकते हो, ये लिखा। अब इससे क्या होगा? थ्रू दीज मेथड्स, इससे क्या होता है? आपका माइंड जो है वो वर्ल्डली डिजायर से दूर हो जाता है। लिखा है माइंड गेट्स डाइवर्टेड फ्रॉम दी वर्ल्डली मटेरियल मैटर्स टू एंड अचीव्स कंसंट्रेशन। ये है आपका योग फिलॉसफी। होपफुली आपको यहां पर ही समझ में आ गया। न्याय फिलॉसफी की बात करेंगे। देखो मैं आपको एग्जांपल दे रहा था, देयर इज फायर ऑन दी माउंटेन, है ना, और वहां लिखा है कि देयर इज स्मोक ऑन दी माउंटेन बिकॉज इट्स एमिट्स स्मोक। तो आप यहां पर ये चीज इन्फर कर रहे हो क्या कि वेर वॉट एवर एमिट स्मोक कंटेन्स फायर। ये चीज आपने यहां पर क्या करी? आपने यहां पर इसको इन्फर किया। तो आपने क्या किया? लॉजिक लगाया। तो सॉल्वेशन कैसे अचीव हो सकता है इस फिलॉसफी के हिसाब से? वो हो सकता है एक्विजिशन ऑफ नॉलेज। अगर आपको नॉलेज सही हो तो ही आप यहां पर तो आप अपना सैल्वेशन या फिर मोक्ष की प्राप्ति कर सकते हो। यहां पर कहने का मतलब ये कि बहुत सारे लोग कहते हैं कि भाई आपको करेक्ट नॉलेज ही नहीं मिल रही है ना, आप लॉजिक नहीं लगा रहे हो, आपको करेक्ट नॉलेज नहीं है। वंस यू गेट द करेक्ट नॉलेज, ये नॉलेज वो नहीं जो आपको एक्सटर्नल वर्ल्ड की मिल रही है, ध्यान रखना, ठीक है। तो वंस यू गेट द करेक्ट नॉलेज, आपको वहां पर मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। ये है न्याय। देन वैशेषिका। वैशेषिका मैंने आपको बताया जहां सब्सटेंसेस की बात होती है। क्या बोला गया है कि भाई देखो जो आपके 5 सब्सटेंसेस हैं, अर्थ, वाटर, फायर, एयर, ईथर, दैट इज स्काई, जब ये आप देखोगे तो अलग अलग सब्सटेंसेस हैं, है कि नहीं? स्काई अपने आप में एक एलिमेंट है, एयर अपने आप में एक एलिमेंट है, राइट, अर्थ अपने आप में एक एलिमेंट है, वाटर अपने आप में एलिमेंट है, फायर अपने आप में एलिमेंट है। लेकिन जब आप इन सबको कंबाइन करोगे, व्हेन कंबाइन, तो एक नया ऑब्जेक्ट ऑल टुगेदर यहां पर एग्जिस्टेंस में आ जाता है। यही चीज वैशेषिका फिलॉसफी कहती है कि हर एक चीज बड़ा स्मॉल स्मॉल एटम से बने हुए हैं। इट गिव्स इंपॉर्टेंस टू द डिस्कशन ऑफ मटेरियल एलिमेंट्स और द्रव्य। द्रव्य का मतलब यहां पर क्या हो गया? सब्सटेंस की बात कर रहा है, यहां पर सब्सटेंस की बात हो रही है, ठीक है। दे ड्रॉ लाइन बिटवीन पर्टिकुलरिटीज। अब देखो ये पर्टिकुलर चीज है, अर्थ पर्टिकुलर, वाटर पर्टिकुलर, मतलब एक कोई चीज है पर्टिकुलर, फायर पर्टिकुलर, एक चीज फायर, है ना। ये पर्टिकुलरिटीज और एग्रीगेट, अगर इन सबको मिला दोगे तो एग्रीगेट एक नया ऑब्जेक्ट बन जाता है ना। ये पूरा ब्रह्मांड बन गया, ये 5 चीज मिल जाएंगी, राइट, 5 सब्सटेंसेस मिल गए। तो वो यहां पर कह रहे हैं कि यहां पर वैशेषिका फिलॉसफी एक लाइन ड्रॉ करता है बिटवीन द पर्टिकुलर एंड द एग्रीगेट। तो ये है आपका यहां पर वैशेषिका फिलॉसफी। तो यहां पर वैशेषिका इसका क्या कह रहा है कि भैया आप कोई चीज अगर परसीव कर रहे हो, आपने किसी चीज को परसेप्शन किया, आपने कोई चीज देखी, परसेप्शन हुआ, आप उस परसेप्शन का चीजों को इन्फर कर सकते हो। आपने माउंटेन पे धुआं देखा, आपने परसीव किया, आपको सर ये वहां लिखा था न्याय में, ये भी इसी कॉन्सेप्ट पे चलते हैं।
ये भी इसी कॉन्सेप्ट पे चलते हैं, ठीक है। यहाँ पर वैशेषिका भी इसी कॉन्सेप्ट पे, इसलिए आपको हमेशा न्याया वैशेषिका देखने को मिलेगा फिलोसफीज के अंदर, एक साथ लिखा होता है, तो ही आपको क्या होगा, आपको नॉलेज यहाँ पर जो है वो मिल पाएगी। तो ये है आपकी वैशेषिका फिलोसफी। नेक्स्ट, अब देखिए क्या कह रहे हैं ये वैशेषिका फिलोसफी, वो कह रहे हैं कि भाई वैशेषिका स्कूल प्रोपाउंडेड द एटम थ्योरी। एटम थ्योरी उन्होंने यहाँ पर बताई, है ना। और एटम थ्योरी भी क्या हो गया, मटेरियल ऑब्जेक्ट्स आर मेड अप ऑफ एटम्स। जितने भी मटेरियल ऑब्जेक्ट्स आप दुनिया में देख रहे हो सब एटम से बने हुए हैं, ठीक है। मार्क्ड एज द बिगिनिंग ऑफ फिजिक्स इन इंडिया। भाई यहाँ पर फिजिक्स की बिगनिंग इंडिया में यहाँ से शुरू होती है, ध्यान रखिएगा, मैंने आपको ये ऑलरेडी लिखा दिया। बट द साइंटिफिक व्यू वाज डाइल्यूटेड, साइंटिफिक व्यू था, अच्छा खासा साइंटिफिक व्यू था कि भैया हर एक चीज एटम से बनी हुई है। ये बहुत बढ़िया साइंस चल रही थी यहाँ पर, यहाँ तक बहुत बढ़िया था, साइंटिफिक व्यू था। लेकिन अब यहाँ पर क्या हो गया, साइंटिफिक व्यू को डाइल्यूट कर हो गया, कैसे, बिलीफ इन गॉड एंड स्पिरिचुअलिज्म। जैसे ही वो गॉड और स्पिरिचुअलिज्म ले आए तो यहाँ पर वो साइंटिफिक व्यू डाइल्यूट हो गया। दिस स्कूल पुट्स इट फेथ इन बोथ हेवन एंड सैल्वेशन। इन दोनों चीज़ों में यहाँ पर ये स्कूल जो है अपना बिलीव दिखाता है, और इस तरह से यहाँ पर ये वैशेषिका की फिलॉसफी प्रोपाउंड होती है। मीमांसा की बात करते हैं। मीमांसा का मतलब क्या हो गया, अगेन रीजनिंग हो गया, इंटरप्रिटेशन हो गया। अब आप रीजन करोगे किसी चीज़ को, आप इंटरप्रिट करोगे, तो उसके लिए आपको कोई चीज़ देखनी पड़ेगी, परसीव करनी पड़ेगी, आप उसको फिर इंटरप्रिट करोगे, राइट। ये चीज़ होती है। प्राइमरीली फोकस्ड ऑन प्रोवाइडिंग जस्टिफिकेशंस फॉर वेरियस वैदिक रिचुअल्स। तो बेसिकली वैदिक रिचुअल्स को जस्टिफाई करने के लिए यहाँ पर ये चीज़ें आई, ठीक है, मीमांसा फिलॉसफी। तो यहाँ पर जब हमें कोई वैदिक रिचुअल को अगर जस्टिफाई करना है कि सही है, तो वहां पर क्या करने लगे, हम उसको जस्टिफाई करने के रीजंस देने लगे, ठीक है। अब रोल ऑफ रीजनिंग मीमांसा, अब मीमांसा में देखो क्या हो रहा है, रीजनिंग हो रही है, रीजनिंग। सो पर्पस क्या है, टू प्रोवाइड रीजनिंग एंड इंटरप्रिटेशन फॉर वैदिक रिचुअल्स। तो जो वैदिक रिचुअल्स हो रहे हैं, मैंने बताया ना मीमांसा, यहां पर वेदास को एटर्नल बोला गया है इस फिलॉसफी के अंदर, वेदास पे बड़ा डिपेंड कर रहे हैं। और यहाँ पर क्या है कि वैदिक रिचुअल्स को हमें क्या बोलना है, हमें करेक्ट बोल, हमें रीजन देना है, हम उसको इंटरप्रेट करना है, ठीक है, और जस्टिफिकेशन देना है। रैशनल एक्सप्लेनेशंस वर एम्प्लॉयड टू सपोर्ट द परफॉर्मेंस ऑफ रिचुअल्स। और रिचुअल्स को सपोर्ट करने के लिए यहाँ पर कुछ कुछ एक्सप्लेनेशंस दिए जाते थे कि ये इस वजह से, ये इस वजह से, ठीक है। डिपेंडेंस ऑफ वैदिक रिचुअल्स फॉर सैल्वेशन। अब यहाँ पर कैसे मोक्ष की प्राप्ति होगी, कैसे आपको मोक्ष मिलेगा, मोक्ष मिलने का तरीका यहाँ पर क्या है कि अगर आप वैदिक रिचुअल्स करोगे तो आपको मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। ये फिलॉसफी इस बात को बोल रही है, ठीक है ना। सो अकॉर्डिंग टू मीमांसा द अटेनमेंट ऑफ सैल्वेशन डिपेंड्स अपॉन द परफॉर्मेंस ऑफ द वैदिक रिचुअल्स, ठीक है ना। और यहां पर मैंने आपको बता दिया वेदास आर रिगार्डेड एज रिपोजिटरीज ऑफ इटर्नल ट्रुथ, ये मैं आपको फर्स्ट लाइन बता दिया। तो मीमांसा में कैसे आपको इटर्नल, आपको सैल्वेशन मिल रहा है, जब आप वैदिक रिचुअल्स करा रहे हैं, है ना। यहां पर भी हमने देख लिया किस प्रकार से आपको मिल रहा है, वैशेषिका में, न्याय में देख लिया आपको लॉजिक लगाना है तो आपको मोक्ष प्राप्त होगा। योग में देख लिया कि हमें योगा फिलॉसफी में कैसे हमको मोक्ष मिलेगा, हम जब क्या करेंगे, हम जब ये प्राणायाम करेंगे, अलग अलग पोस्टर्स में एक्सरसाइज करेंगे, अपने ध्यान लगाएंगे, कंसंट्रेशन लगाएंगे, वर्ल्डली डिजायर से दूर हो जाएंगे, है ना। और ये हमने देख लिया सांख्य फिलॉसफी वाला। तो ये 5 हो गए। अब आपके आता है लास्ट वाला, एंड दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब अच्छा पहले यहाँ ही देख लीजिए, यहाँ ही देख लीजिए ऑब्जेक्टिव क्या है मीमांसा फिलॉसफी का। मीमांसा फिलॉसफी का ऑब्जेक्टिव क्या है, प्राइमरी गोल क्या है, प्राइमरी गोल है टू एक्वायर हेवन एंड सैल्वेशन, कि आपको स्वर्ग मिले और सैल्वेशन मोक्ष की प्राप्ति हो, ठीक है, ये चीज है। तो इसके लिए क्या करना है, इसके लिए हमें क्या करना है, वैदिक रिचुअल्स करने हैं, हमें वैदिक रिचुअल्स करने पड़ेंगे, ये चीज इस फिलॉसफी में बोली गई, ठीक है। हमें अगर हेवन चाहिए, हमें अगर स्वर्ग चाहिए, सैल्वेशन करना है, तो हमें वैदिक रिचुअल्स करने हैं। अब हेवनली ब्लिस, दूसरा ऑब्जेक्टिव क्या है, हेवनली ब्लिस, इंडिविजुअल्स एंजॉयमेंट ऑफ हेवन इज टाइड टू द ड्यूरेशन ऑफ अक्यूमुलेटेड वर्च्यूज। अब यहां पर ये कहा गया कि ह्यूमन का, इंसान के जो अच्छे अच्छे वर्च्यूज हैं, अच्छे अच्छे कार्य जो उसने करे होंगे, ठीक है, उतने ही टाइम तक के लिए वो हेवन को एंजॉय कर सकता है। इंडिविजुअल्स एंजॉयमेंट ऑफ हेवन जो है, जो इंसान कोई है वो हेवन को, स्वर्ग को तब तक एंजॉय करेगा जब तक उसके अच्छे कार्यों का लिस्ट जो है उसके पास होगा। एक बार उसके अच्छे कार्य खत्म हो गए तो फिर से वो दुनिया में आ जाएगा। तो आपको अगर इस दुनिया में जो बर्थ एंड डेथ का जो साइकिल है, उससे अगर आपको मुक्ति प्राप्त करनी है, उससे आपको लिबरेट होना है, तो आपको ये वैदिक रिचुअल्स करने पड़ेंगे। ये चीज यहां पर बोली गई है। सो हेवनली ब्लिस, इंडिविजुअल्स एंजॉयमेंट ऑफ हेवन, किसी भी इंडिविजुअल का एंजॉयमेंट जो है हेवन का, वो कब तक है, इज टाइड टू द ड्यूरेशन ऑफ अक्यूमुलेटेड वर्च्यूज। कितना उसने वर्च्यूज अपने अंदर इकट्ठा करी है अच्छे काम की, तब तक वो स्वर्ग में रहेगा। साइकिल ऑफ बर्थ एंड डेथ विदाउट सैल्वेशन, अगर आप सैल्वेशन नहीं खोज रहे हो, आपने अच्छे कार्य किए, जितना आपने अच्छे कार्य किए उतने टाइम तक आप स्वर्ग में रहोगे, उसके बाद आप बाहर भी दी जाओगे, ये चीज बोली गई, आप उसका आ जाओगे। लेकिन अगर आप सैल्वेशन ढूंढ लोगे तो आप इस बर्थ एंड डेथ की साइकिल से अलग हो जाओगे। तो वही लिखा है, विदाउट सैल्वेशन द इंडिविजुअल, सॉरी,
विदाउट सैल्वेशन द इंडिविजुअल रिटर्न्स टू अर्थ। अगर सैल्वेशन नहीं मिला, आपको मोक्ष नहीं मिला है, तो वापस इस धरती पे आ जाओगे व्हेन एक्यूमुलेटेड वर्च्यूज आर एग्जॉस्टेड। जब आपके एक्यूमुलेटेड वर्च्यूज जो हैं, यानी कि आपके जो अच्छे कार्य हैं, जब वो आपके खत्म हो जाएंगे तब वापस अर्थ पे आ जाओगे, ये चीज बोली गई। तो बेसिकली यहाँ पर मीमांसा फिलॉसफी कह रही है कि अगर आपको मोक्ष की प्राप्ति करनी है तो आपको वैदिक रिचुअल्स यहाँ पर करने पड़ेंगे, तभी आपको सैल्वेशन मिलेगा। अब सैल्वेशन मीमांसा का मतलब क्या है? इसका मतलब है फ्रीडम फ्रॉम द साइकिल। साइकिल ऑफ व्हाट? फ्रॉम द साइकिल ऑफ बर्थ एंड डेथ। इस साइकिल से आपको निजात मिल जाएगा। और इसका अल्टीमेट गोल क्या है? अल्टीमेट गोल अटेनिंग सैल्वेशन इज द अल्टीमेट गोल इन दी मीमांसा फिलॉसफी। तो मीमांसा फिलॉसफी में आपको जो अल्टीमेट एम है वो ये कि आपको सैल्वेशन मिलना चाहिए, ये है मीमांसा स्ट्रॉन्ग रिकमेंडेशन। परफॉर्मेंस ऑफ वैदिक सैक्रिफाइस बता दिया मैंने आपको। मीमांसा आपको ये कह रहा है बार बार कि भैया वैदिक सैक्रिफाइसेस करिए, स्ट्रांगली इस चीज को बोलते हैं। अब और क्या? इन्वॉल्वमेंट ऑफ प्रीस्ट। अब इससे क्या हुआ? प्रीस्ट का इन्वॉल्वमेंट बना रहा और प्रीस्ट का जो पोजीशन है वो हाई यहाँ पर बनी रही। तो ये लिखा है कि वैदिक सैक्रिफाइसेस रिक्वायर्ड द सर्विसेज ऑफ प्रीस्ट। कोई भी वैदिक सैक्रिफाइस कराओगे तो प्रीस्ट की सर्विस की रिक्वायरमेंट होगी हमेशा। एम्फसाइजिंग देयर रोल इन द रिचुअलिस्टिक प्रैक्टिसेस। तो ये चीज और डिटरमाइन कर गया, स्ट्रांगली डिटरमाइन कर गया कि हमेशा रिचुअल्स में प्रीस्ट का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होगा। और दैट इज बाय ऑटोमेटिकली जो प्रीस्ट का जो ये जो रोल है, वो उनका पोजीशन जो है वो और ज्यादा स्ट्रांग यहाँ पर हो गया। क्लियर है? तो आई होप यहां पर बात समझ में आ गई होगी आपको। अल्टीमेट गोल ऑफ द हिंदूज इज टू अचीव मोक्ष विच इज द फ्रीडम फ्रॉम द साइकिल ऑफ री इनकारनेशन। भाई बर्थ लाइफ डेथ, बर्थ लाइफ डेथ ऐसा चल रहा है, ये चल रहा है। बट आपको इस लाइफ में ही जब आए हो आप, तो आपको मोक्ष की प्राप्ति चाहिए। आपको इस बर्थ एंड डेथ, आपको अगर आप अच्छे कार्य कर रहे होगे तो आपको स्वर्ग मिल जाएगा। जब तक आपके अच्छे कार्य खत्म होंगे तो आप स्वर्ग से बाहर आ जाओगे, फिर आप धरती पे आ जाओगे, लाइफ आ जाएगी, आपको मिल जाएगी। आपको साइकिल से निजात पाना है, इसलिए आपको क्या करना है? वैदिक रिचुअल्स परफॉर्म करने हैं, तो ही आपको मोक्ष की प्राप्ति होगी। ये हो गया आपका मीमांसा। नाउ लेजिटिमाइजिंग ऑफ सोशल हायरार्की। इससे क्या हुआ? ये जो आपकी मीमांसा फिलॉसफी से क्या हुआ? सोशल हायरार्की और ज्यादा लेजिटिमाइज हो गई। क्यों? क्योंकि प्रीस्ट इस तरह सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने लग गए थे। भाई आपको वैदिक रिचुअल्स, आपको अगर सैल्वेशन पाना है, मोक्ष पाना है, तो इट इज इंपॉर्टेंट कि आप प्रीस्ट को यहाँ रिस्पेक्ट करो, क्योंकि वही आपके वैदिक रिचुअल्स कराएंगे। तो वही लिखा है वन सिस्टम द परफॉर्मेंस ऑफ वैदिक सैक्रिफाइसेस लेजिटिमाइज्ड द सोशल डिस्टेंस बिटवीन द वेरियस वर्ण कास्ट। और सोशल डिस्टेंस जो है, या फिर हम कहें कि दो कास्ट के बीच में जो डिस्टेंसेज हैं, वो और ज्यादा लेजिटिमाइज हो गए, लीगल और लीगलाइज्ड हो गए। ब्राह्मणिकल इन्फ्लुएंस यहाँ पर क्या हो गया? और इंपॉर्टेंट और बढ़ गया। क्या लिखा है? प्रोपगेशन ऑफ मीमांसा फिलॉसफी से क्या हुआ? मीमांसा फिलॉसफी क्या कह रहा है कि भाई अगर आप मोक्ष की प्राप्ति करनी है तो वैदिक रिचुअल करो। तो प्रोपगेशन जब हुआ मीमांसा फिलॉसफी का, वाज यूज्ड बाय द ब्राह्मण्स टू मेंटेन द रिचुअल अथॉरिटी, कि उनकी अथॉरिटी, कि भैया रिचुअल हम ही करेंगे, ये अथॉरिटी उनके पास बनी रहे। एंड अपहोल्ड द सोशल हायरार्की बेस्ड अपॉन ब्राह्मणिज्म, और ये एक सोशल हायरार्की हमेशा बनी रहे। तो ये ब्राह्मणिज्म का यहाँ पर ये जो कॉन्सेप्ट है, वो इस जो रोल है उनका हाई, वो इस तरह से यहाँ पर सामने आया। तो ये सब चीज़ें जो है, ये भाई देखो ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ, अगेन एंड अगेन कभी मत समझना कि मैं कहते जा रहा हूँ। ये सब चीज़ें आर एस शर्मा में लिखी हुई हैं, मेरा कोई इसमें व्यूज़ नहीं है। मैं पहले से आप लोगों से हाथ जोड़ के माफ़ी मांगता हूँ, कहीं मैंने कुछ ऐसा कुछ बोल दिया, वो मेरे व्यूज़ नहीं है, वो किताबों के अंदर लिखी हुई चीज़ें, ठीक है। प्रिजर्वेशन ऑफ रिचुअल अथॉरिटी, अभी सब चीज़ें बार बार वही चीज़ें आ रही हैं। ब्राह्मणिकल मोटिवेशन हो गया, मतलब अगेन वही चीज़ कि ब्राह्मण्स का यहाँ पर क्या हो गया? रोल काफ़ी इंपॉर्टेंट रहा। मीमांसा सर्व्ड एज अ टूल फॉर व्हाट? फॉर ब्राह्मण्स डोमिनेशन, है ना, फॉर ब्राह्मण्स टू मेंटेन एंड रीइंफोर्स देयर रिचुअलिस्टिक अथॉरिटी। अपनी अथॉरिटी को ब्राह्मण्स को एनफोर्स करने का सबसे अच्छा तरीका मिला कि मीमांसा फिलॉसफी को प्रोपेगेट करते रहो। मीमांसा फिलॉसफी यही कह रही है कि भैया अगर आपको मोक्ष की प्राप्ति करनी है तो आपको रिचुअलिस्टिक वैदिक रिचुअल्स करने पड़ेंगे, और उसमें फिर हमारी जरूरत पड़ेगी। तो वो ऑटोमेटिकली मीमांसा फिलॉसफी को और फैला रहे थे कि ये फैले, ठीक है। देन सोशल प्रिजर्वेशन, ऑफ कोर्स एक सोशल प्रिजर्वेशन, यानी कि सोसाइटी के अंदर ये चीज़ प्रिजर्व हो जाएगी कि ब्राह्मण्स हैं, फिर अदर जो वर्ण सिस्टम में लोग आते हैं वो आएंगे, ठीक है। तो फिलॉसफी कॉन्ट्रीब्यूटेड टू द प्रिजर्विंग द एस्टैब्लिश्ड सोशल ऑर्डर बेस्ड ऑन द ब्राह्मणिकल प्रिंसिपल्स। तो जो ब्राह्मणिकल प्रिंसिपल्स थे, उन्हीं की बेसिस पे जो सोसाइटी है वो यहाँ पर बनते हुए, सोशल ऑर्डर जो है बनता हुआ देखा। All right, moving on. Now we coming to the last of the philosophy, that is Vedant. वेदांत फिलॉसफी। अब देखो वेदांत, नाउ सी, देखो एटिमोलॉजी ऑफ वेदांत। नाउ मीनिंग क्या है इसका? एंड ऑफ द वेदा। वेदांत मतलब वेदांत, है ना, वेदों का, वेद का अंत, लास्ट, एंड ऑफ द वेदास। नाउ बेसिक टेक्स्ट कहां से आता है, हमको इसके बारे में कहां से पता चलता है? वेदांत फिलॉसफी, इसका बेसिक टेक्स्ट क्या है? ब्रह्म सूत्र ऑफ बद्रियाना, कंपाइल्ड इन द 2nd सेंचुरी BC। ये इसका बेसिक टेक्स्ट है, जहां पर हमको इसकी इंफॉर्मेशन या यहाँ से जो कंपाइल करी गई है, ठीक है ना। तो द एंड ऑफ वेदास, वेदांत,
that the Brahma Sutra of Badriana, compiled in the 2nd century BC, forms the foundation text. Now, वेदांत फिलोसफी यहाँ पर क्या कहती है वो तरह यहाँ पर समझ लेते हैं हम लोग, थोड़ा क्लियर होगा। अब जरा देखिए, यहाँ पर दो चीज़ें, अब यही जो ब्रह्म सूत्र जो आई आपकी बद्रियाना की, इसके ऊपर फिर दो कमेंट्रीज आई, एक आई शंकराचार्य जी की और एक आई रामानुजाचार्य। तो यहाँ पर शंकर की क्या फिलॉसफी थी वो देखते हैं। उन्होंने कहा कि सबसे अल्टीमेट रियलिटी जो हम लोग बात करते हैं ना, कि हमको अपने कॉन्शियस से किसको देखना है, हमें अपने कॉन्शियस से किसको देखना है, हमें अपने कॉन्शियस से देखना है किसको, अल्टीमेट रियलिटी को। यहाँ पर अल्टीमेट रियलिटी शंकर के लिए क्या है, ब्रह्म। ब्रह्म इज द अल्टीमेट रियलिटी। तो वो बोलते हैं कि ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या, ये चीज बोली जाती है। और उन्होंने कहा कि जो ब्रह्म है ना, जिसको आप लोग अलग अलग चीज में बोलते हो, यहाँ पर उनका कॉन्सेप्ट अलग है। मैं यहाँ पर नहीं जाऊंगा कि ये अद्वैतवाद था, नॉन डुअलिज्म था, मैं इन सब चीजों में नहीं जाऊंगा, है ना। वैसे एक छोटा सा एग्जांपल दूं कि अगर मैं बोलूँ कोई चीज, अगर मैं बोलूँ कि नॉन डुअलिस्टिक है, समझना जरा बात को एक बार। मैं ऑल्दो आई विल नॉट गो इन डिटेल, बस एक लाइन यहाँ पर बोल रहा हूँ आपसे। मैं बोलता हूँ कोई चीज नॉन डुअलिस्टिक है, इसका मतलब क्या है? क्या इसका मतलब ये है कि वो मोनोस्टिक है, मोनोइज्म? मतलब नॉन डुअलिस्टिक, डुअल का मतलब क्या होता है? डुअल का मतलब होता है ना दो, डुअल का मतलब क्या होता है? टू। डुअल क्या मतलब होता है इसका? टू। लेकिन मैं बोलूंगा कि नॉन डुअलिस्टिक, तो इसका मतलब क्या हुआ? नॉट टू। इसका मतलब ये नहीं हुआ कि नॉन डुअल का मतलब ये नहीं हो गया वन, भाई इट इज नॉट टू, दो नहीं। तो बेसिकली इस तरह की चीजें यहां पर सामने आई। भाई अगर आपको वन बोलना है तो आप मोनिस्टिक बोलोगे, है ना, सिंगल। अगर आपको दो बोलना है तो आप डुअलिस्टिक बोलोगे। लेकिन कोई बोले कि नहीं नहीं नहीं, द फिलॉसफी इज नॉट नॉन डुअलिज्म, नॉन डुअलिज्म। क्योंकि अगर आप बोलोगे डुअलिज्म, अगर आप बोलोगे वन, द अल्टीमेट रियलिटी, इसने बोला कि अल्टीमेट रियलिटी इज ब्रह्मा, आप बोल रहे हो कि अल्टीमेट रियलिटी इज वन, दैट इज ब्रह्मा। अगर आप वन बोल रहे हो, इसका मतलब आप उसे कुछ एट्रीब्यूट दे रहे हो। एट्रीब्यूट मतलब कुछ फीचर, कुछ कैरेक्टरिस्टिक दे रहे हो। आपने कहा कि इट इज वन। अगर वन है तो देयर कैन बी 2 3 4 5, यानी हमेशा चांसेस रहेंगे नेगेट होने के, हमेशा चांसेस रहेंगे नेगेट होने के, है कि नहीं? अगर मैं बोलूंगा कोई चीज व्हाइट है, तो हमेशा चांसेस रहेंगे कि आप उसको बोलोगे कि ब्लैक हो सकता है, ग्रीन हो सकता है। मैं बोलूंगा कि इट इज कलरलेस, इट इज डिफरेंट नाउ। तो वो कह रहे हैं कि भाई ब्रह्म जो है वो एट्रीब्यूट लेस है, किसी भी प्रकार का कोई एट्रीब्यूट आप ब्रह्म को नहीं बता सकते। इसलिए यहां पर ये नहीं बोला गया कि इट इज मोनिस्टिक, सिंगल, एक 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 अल्टीमेट रियलिटी ब्रह्म, ये नहीं कहा गया। ये कहा गया कि इट इज नॉन डुअलिज्म, ठीक है ना। तो शंकराज इंटरप्रिटेशन असर्ट्स दैट ब्रह्म इज विदाउट एट्रीब्यूट्स, देयर आर नो एट्रीब्यूट्स। आप ये नहीं कह सकते कि भैया ऐसा चेहरा है, ऐसा चेहरा नहीं है, लंबा छोटा मोटा पतला, ये आप नहीं बोल सकते। कोई एट्रीब्यूट आप नहीं दे सकते, क्योंकि अगर आपने एट्रीब्यूट दे दिया तो वो गॉड फाइनाइट हो जाएगा, इनफाइनाइट नहीं हुआ। एंड गॉड शुड बी इनफाइनाइट, अल्टीमेट रियलिटी शुड बी इनफाइनाइट। कोई ऐसा ह्यूमन कैपेसिटी की बियॉन्ड चीज चली जाए। आप बोल दोगे कि नहीं ऐसा शेप है, तो वो आप गॉड को फाइनाइट कर दिए। समझ रहे हो? ये चीज यहां पर, ये मैं नहीं, ये शंकराचार्य जी बोल रहे हैं। इसलिए शंकर, मैं नहीं कह रहा हूं भैया, बात मान लेना, सुन लेना अच्छे से। शंकराचार्य जी की बात लिखी है, उन्होंने कहा है शंकराज इंटरप्रिटेशन असर्ट्स दैट द ब्रह्म इज विदाउट एट्रीब्यूट्स, विदाउट एट्रीब्यूट। ये मैं नहीं, शंकराचार्य जी की थ्योरी है, ये मैं नहीं कह रहा हूं। तो कोई एट्रीब्यूट ही नहीं है। ये इंडियन फिलॉसफी आप देख रहे हो, आप अल्टीमेट रियलिटी को कोई पिक्चर दे ही नहीं सकते, ये चीज बोली गई है। इट इज एट्रीब्यूटलेस, ये चीज यहां पर कही गई है। इसीलिए कहा गया ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या। I hope the point is clear. Shankara's interpretation asserts that Brahm is without any attributes. There are no attributes to the Brahma. कोई भी तरह का आप एट्रीब्यूट नहीं दे सकते। अगर आपने किसी प्रकार का एट्रीब्यूट दिया तो इसका मतलब उसको निगेट भी किया जा सकता है, या उसको कुछ और भी हो सकता है। मैंने बोला ब्लैक, तो उसका मतलब व्हाइट भी हो सकता है। मैंने कोई कलर ही नहीं बोला, तब हो सकता है कि हाँ दिस इज। अगर कोई एट्रीब्यूट ही नहीं है तो आप कह नहीं सकते, क्योंकि अगर आप एट्रीब्यूट दे दोगे तो फाइनाइट हो गया, एंड गॉड शुड बी इनफाइनाइट। फिर लिखा है चीफ मीन्स ऑफ सैल्वेशन क्या है, कैसे आप सैल्वेशन पाओगे इस फिलॉसफी के हिसाब से। नॉलेज और ज्ञान इज कंसिडर्ड द प्राइमरी मीन्स ऑफ सैल्वेशन। आपको नॉलेज होनी चाहिए, लेकिन यहां पर नॉलेज ये नहीं कि आपको IAS PCS वाली नॉलेज होनी चाहिए। नॉलेज यहां पर किसकी? आपको नॉलेज अल्टीमेट रियलिटी की होनी चाहिए, ठीक है ना। अल्टीमेट ज्ञान इज कंसिडर्ड द प्राइमरी मीन्स ऑफ सैल्वेशन। अब रामानुजाचार्य ने क्या बोला यहां पर? ब्रह्म विद एट्रीब्यूट्स। इन्होंने बोला कि ब्रह्म विद एट्रीब्यूट्स, ब्रह्म के यहां पर एट्रीब्यूट्स भी बोले उन्होंने। रामानुजा's इंटरप्रिटेशन इंक्लूड्स एट्रीब्यूट्स इन ब्रह्म, ठीक है। रोड टू सैल्वेशन क्या है रामानुजाचार्य के हिसाब से? डिवोशन एंड लविंग फेथ
आर एम्फेसाइज्ड एज द पार्ट टू सैल्वेशन। ये यहाँ पर इनके तरीके हैं किस प्रकार से हमको सैल्वेशन जो है वो मिल सकता है। आई होप ये दोनों ही चीज़ें आपको, वो आपके आपके ऑब्वियसली एनसीईआरटी के अंदर अभी इतना ज़्यादा नहीं है ना। मैं ज़्यादा इस पर बात करूँगा तो कभी कभी क्या होता है, ये फिलोसफिकल चीज़ें हैं, सामने बैठ के बातें होती हैं तो बहुत क्लियर मैसेज जाता है, वरना कभी कभी मिस इंटरप्रेट भी हो जाती हैं चीज़ें, है ना, विच कैन क्रिएट केओस ऑल्सो। तो यहाँ पर जितनी भी चीज़ें मैंने आपको बताई ये मेरे व्यूज़ नहीं है ना। अगर अगर ब्रह्म को एट्रीब्यूटलेस बोला गया है तो वो मैं नहीं, शंकराजी ने बोला, शंकराचार्य ने बोला है, या ब्रह्म को एट्रीब्यूट्स वाला बोला है तो वो रामानुजाचार्य बोला है, मैंने नहीं बोला है। तो मैं आपको बता रहा हूं कि ये चीज जो है जो उनकी फिलॉसफीज के अंदर लिखी हुई है, ठीक है। नाउ रूट्स इन उपनिषद्स, अब देखिए जरा, ट्रेस्ड ओरिजिन, वेदांत फिलोसफी ट्रेसेस इट्स रूट्स टू द अर्ली उपनिषद। वेदांत फिलोसफी का जो रूट्स है वो उपनिषद से शुरू होते हैं। सेंट्रल कॉन्सेप्ट क्या है? ब्रह्म इज द अल्टीमेट रियलिटी। अल्टीमेट रियलिटी क्या है? ब्रह्म। अब समझना, जिस चीज को आप आसान भाषा में बोलूं, जिस चीज को आप गॉड बोल रहे हो, है ना, आप आज हम लोग अपने नॉर्मल रिलीजन में इसको गॉड बोल देते हैं, क्योंकि गॉड हम भी नहीं देख सकते, अल्टीमेट रियलिटी को आप भी नहीं देख सकते। तो बस ये बोल रहे हैं कि नहीं, अल्टीमेट मतलब सबसे अल्टीमेट रियलिटी इज दैट ओनली ब्रह्म, क्योंकि बाकी सब चीजें डिस्ट्रॉय हो जाएंगी। ओनली वन थिंग दैट विल रिमेन इज ब्रह्म। क्योंकि आप कभी भी गॉड की बात करोगे तो गॉड इज इनडिस्ट्रक्टिबल, गॉड इज इनफाइनाइट। आप गॉड को डिस्ट्रॉय थोड़ी कर सकते हो, इनडिस्ट्रक्टिबल होना चाहिए। तो वही बात, अभी कोई चीज अगर कोई चीज बनी होगी, कोई चीज का शेप होगा तभी तो डिस्ट्रॉय होगा, लेकिन अगर कोई शेपलेस है तो उसको डिस्ट्रॉय भी कैसे करोगे? इसलिए यहाँ पर जो शंकराचार्य की फिलॉसफी है वो कहते हैं कि एट्रीब्यूटलेस है, कोई एट्रीब्यूट नहीं है यहाँ पर अल्टीमेट रियलिटी में। तो यहाँ पर अल्टीमेट रियलिटी वर्ड यूज किया गया है। ब्रह्म इज द अल्टीमेट रियलिटी एंड एवरीथिंग एल्स, हर एक चीज इसके अलावा वो क्या है? अनरियल है या फिर माया है। इसलिए बोला गया, बार बार लाइव बोल रहा हूं आपको, ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या। ठीक है, जगत क्या है? जगत क्या है? माया है, मिथ्या है। ठीक है, आइडेंटिफाई आइडेंटिटी ऑफ सेल्फ, आत्मा। अब यहां पर दूसरा कॉन्सेप्ट आता है आत्मा का। तो यहां पर शंकराचार्य जी कहना है कि जो आत्मा है वो भी ब्रह्म का पार्ट है। मैं हूं, आप हैं, सब लोग हैं। तो कह रहे हैं ये जो वर्ल्ड आप देख रहे हो ना, जो आत्मा है हमारी, दैट इज अ पार्ट ऑफ द ब्रह्म। तो उसको नॉलेज, वो चीज बोली जा रही है। अरे बाकी सब ये पेन, ये टीवी, ये कंप्यूटर, सब चीजें क्या? मिथ्या है। वन डे इट विल कम टू एन एंड, इट्स ऑल मिथ्या। आप समझ रहे हो? वो लिखा हुआ है, द सेल्फ, सोल और आत्मा इज आइडेंटिफाइड एज क्या? कैसे आइडेंटिफाई किया गया आत्मा को? आइडेंटिकल विद द ब्रह्मा, पार्ट ऑफ द ब्रह्मा। जो आत्मा है वो ब्रह्मा का हिस्सा है। इटर्नलिटी एंड इंडेस्ट्रक्टिबिलिटी वाला पॉइंट अब आ गया आपका, इंडेस्ट्रक्टिबल होना चाहिए। अरे भैया कोई चीज डिस्ट्रक्ट हो सकती है, टूट सकती है, तो फाइनाइट हो गई ना, इनफाइनाइट कहां से हो गई? और ईश्वर इनफाइनाइट होना चाहिए। अल्टीमेट रियलिटी, मैं ईश्वर बोल रहा हूं, लेकिन जहां से मैं ईश्वर बोल रहा हूं वहां पर आप अल्टीमेट रियलिटी वर्ड रख लीजिएगा। अल्टीमेट रियलिटी शुड बी दिस इनफाइनाइट। तो वो लिखा है कि ब्रह्म एंड आत्मा, ये दोनों ही चीज आप देखोगे, बोथ क्या है? आर परसीव्ड एज इटर्नल। एक तो वो इटर्नल है और दूसरा इनडिस्ट्रक्टेबल है, आप डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते। प्रमोशन ऑफ स्टेबिलिटी, प्रमोशन ऑफ स्टेबिलिटी क्या? फिलोसफिकल व्यू प्रमोट्स द आइडिया ऑफ स्टेबिलिटी एंड अनचेंजिंगनेस। ऑब्वियस सी बात है, कोई चीज अगर मान लीजिए अल्टीमेट रियलिटी है, कोई चीज इंडिस्ट्रक्टेबल है ना, इसका मतलब परमानेंट है, इसका मतलब अनचेंजिंग है ना। अब जो चीज चेंज नहीं हो रही वही तो रियलिटी मानोगे। कोई चीज अगर मान लो आज कुछ थी कल कुछ और हो जाए तो आप कैसे मानोगे कि वो रियल है? आज आप किसी एक चीज को ये मान रहे हो कि हाँ ये चीज ऐसा दिख रहा है, दिस पेन। कल को मान लो इसका हम कुछ इसको किसी मशीन में ऐसे खचूड़ बना के, इसका दबा वबा के, इसको ऐसे करके उड़ा के, मुंह मुड़ा के कुछ और बना दे, इसका कोई और शेप बन जाएगा। तो आप कैसे कह सकते हो कि ये जो चीज है दैट इज रियल, है ना। तो इसलिए यहां पर बोला गया कि भाई फिलोसफिकल व्यू ये है कि प्रमोट द आइडिया ऑफ स्टेबिलिटी। एक तो उससे स्टेबिलिटी समझ में आती है, अनचेंजिंगनेस है, इंडेस्ट्रक्टेबल है, कोई चेंज नहीं होगा, जो चीज चेंज नहीं हो रही है वो रियल है, बाकी सब अनरियल। जगत में बहुत सारी चीजें हैं, जगत में बहुत सारी चीजें हैं जो आज एक तरह की हैं, कल उस तरह की नहीं होती हैं। तो दैट इज वाई उसको मिथ्या कहा गया है। दैट इज वाई कहा गया भाई, क्योंकि बिकॉज इट इज कीपिंग ऑन चेंजिंग, वो लगातार बदल रही है, इसलिए वो क्या है? इसलिए वो सही नहीं, मतलब इट इज अनरियल। ठीक है ना। इसलिए ब्रह्म को बोला गया है शंकराचार्य की थ्योरी में कि ब्रह्म इज द अल्टीमेट रियलिटी। ये इंडियन फिलोसफी का क्लाइमेक्स है, वेदांत फिलोसफी। इतना आसान नहीं समझना, बट मैंने आपको कोशिश करी है कि आपके लेवल पे जितना आपने किताब में दे रखा है उतना आपको समझाने की कोशिश करो। ठीक है, बहुत घबराने की जरूरत नहीं है कि सर नहीं समझ में आए, वो दोबारा सुन लेना चीज़ों को, है ना। हो सकता है चीज़ें ऐसी रह गए, ये क्या बातें हो रही हैं, है फिर हिस्ट्री में ये सब कहाँ से आ गया, बट अल्टीमेटली इट इज़ देयर।
आपके आर एस शर्मा के अंदर दिया हुआ है, क्योंकि इन टॉपिक्स पे बात होने लग गई थी आफ्टर द 5th सेंचुरी एडी। मैं आपको अब उसी चीज पे ले आऊंगा वापस, मैं आपको उसी चीज पे वापस ले आऊंगा, है ना। तो यहां पर कैसे हम सैल्वेशन मिलेगा, हमको कैसे मोक्ष की प्राप्ति होगी हमारे वेदांत फिलॉसफी के हिसाब से, तो लिखा हुआ है कि एक्वायरिंग नॉलेज, आपको नॉलेज एक्वायर करनी है, किसकी? ऑफ आत्मा की, क्योंकि आत्मा भी पार्ट ऑफ ब्रह्म में है। तो आपको वंस सोल सेल्फ की नॉलेज हो गई, आत्मा लीड्स टू द रियलाइजेशन ऑफ ब्रह्म, तो आपको ब्रह्म की नॉलेज हो जाएगी एंड सब्सिक्वेंटली इस वजह से आपको सैल्वेशन मिल जाएगा। स्पिरिचुअल स्टेबिलिटी दिखता है, कॉन्सेप्ट ऑफ इटर्नल एंड अनचेंजिंग ब्रह्मा, ऑब्वियसली चेंज नहीं हो रहा, अनचेंजिंग ब्रह्मा एंड आत्मा कंट्रीब्यूट्स टू द स्पिरिचुअल स्टेबिलिटी, तो एक स्पिरिचुअल स्टेबिलिटी भी यहां पर समझ में आती है। ठीक है, तो ये सब पॉइंटर्स हैं जो आपको यहां याद रखने हैं, और यहीं से थ्योरी ऑफ कर्मा एंड रीबर्थ भी यहां सामने आती है। थ्योरी ऑफ कर्म और रीबर्थ यहीं से सामने आती है, यहीं पर आती है। कैसे लिंक्ड टू वेदांत फिलोसफी, कैसे लिंक्ड है ये थ्योरी जो आपकी कर्म और रीबर्थ की कैसे लिंक्ड है, जरा देखिए, आप लॉजिक लगाइए। वेदांत फिलोसफी, द थ्योरी ऑफ कर्म बिकम्स लिंक्ड टू वेदांत, कैसे? consequences of actions, now individuals bear the consequences of actions performed in their previous births, जो चीजें आपने अपने पिछले जन्म में करी हैं, जो चीजें आपने अपने पिछले लाइफ में करी थी, उसके कॉन्सिक्वेंसेज आपको नेक्स्ट जन्म में बियर करने हैं, ये चीज। तो लिखा है कि कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ एक्शन, इंडिविजुअल्स बियर द कॉन्सिक्वेंसेज काहे के? ऑफ एक्शंस, कौन से एक्शंस? परफॉर्म्ड इन द प्रीवियस लाइफ, प्रीवियस बर्थ में जो आपने किए हैं एक्शंस, उसके आपको कॉन्सिक्वेंसेस झेलने पड़ते हैं। ना बिलीफ यहीं से होता है रीबर्थ में, कि रीबर्थ और पुनर्जन्म बिकम्स अ फंडामेंटल एलिमेंट इन द वेदांत फिलॉसफी एंड वेरियस अदर फिलॉसफी, हिंदू फिलोसफिकल स्कूल्स, सफरिंग बियॉन्ड वर्ल्डली कॉजेस। अब जो कह रहे हैं कि भाई वर्ल्डली कॉजेस का, जो वर्ल्ड में आपको, दुनिया में आके जो आपको जो दिक्कतें हो रही है, जो दिक्कतें हैं आपकी, वो इस वजह से नहीं है कि आप अभी क्या कर रहे हो, वो तो इस वजह से ना है कि आपने पिछले जन्म में क्या किया था। ये पॉइंट यहाँ लिखा हुआ है ना। सफरिंग इज एट्रीब्यूटेड, सफरिंग क्यों है आपको? attributed to cause beyond social or worldly circumstances, beyond the social cause, beyond the worldly cause, controlled by actions and events from the previous lives. I hope the point is very crystal clear to all of you. ठीक है, तो ये सब चीज़ें हैं यहाँ पर ना। इस वाले पॉइंट को मैं आपको ऑलरेडी समझा चुका हूँ कि कैसे 6 सिस्टम्स ऑफ फिलोसफिकल टीचिंग्स यहाँ पर सामने आते हैं। कैसे पहले एंशिएंट टाइम्स में मटेरियलिस्टिक व्यू चल रहा था। आप देखिए कि सांख्या फिलॉसफी जो है ये पहले मटेरियलिस्टिक थी, है ना। वैशेषिक फिलॉसफी आटम्स की बात करती है ना, कि भाई हर एक चीज़ एक आटम से बना हुआ, अगेन मटेरियलिस्टिक चीज़ें हो गई, भाई मटेरियल एस्पेक्ट को बोल रही है वो, कि ये एक चीज़ है ना। देन आप देखोगे यहाँ पर अजीविकाज, है ना, विच इज अ हेटेरोडॉक्स सेक्ट ऑफ दी बुद्धिज्म, है ना, वो मटेरियलिस्टिक आइडियाज की बात करते हैं। ऐसी चारवाका जो बात करते हैं वो लोकायत की बात करते हैं। चारवाकास कहते हैं खाओ पियो मौज में रहो। चारवाका कहते हैं कि भाई जो आपको रियल नॉलेज है वो परसेप्शन से हो सकती है, जो आप सामने देख रहे हो वही रियल है। अरे भैया जो आपको नहीं दिख रहा वो कैसे आप मान लोगे कि सच है? चारवाका की थ्योरी पता क्या है? चारवाका कोई गॉड में विश्वास नहीं रखता है, चारवाका किसी भी आत्मा में विश्वास नहीं रखते हैं। चारवाका इज प्योरली मटेरियलिस्टिक, प्योर मटेरियलिस्टिक। वो कहता है जो सामने दिख रहा है वही सच है ना, मैं कैसे मान लूं कि जो नहीं दिख रहा है वो सच है? मैं मतलब क्या समझ रखा है मुझे, ऐसा चारवाका बोलता है। तो चारवाका कह रहा है मेन एक्सपाउंडर जो है मटेरियलिस्टिक फिलॉसफी का वो चारवाका ही है, चारवाका की फिलॉसफी। और वो कहते हैं कि भाई कोई गॉड नहीं, देयर इज नो डिवाइन एजेंसीज, कोई डिवाइन एजेंसी नहीं है, देयर इज नो सोल, फोकस ऑन क्या है, कोई सोल नहीं, रिजेक्टेड द डिवाइन एजेंसीज, फोकस ऑन एक्सपीरियंस। उन्होंने कहा आपको जो चीज दिख रही है, आप जो भी एक्सपीरियंस कर रहे हो वही सच है, वही अल्टीमेट रियलिटी है, बाकी सब झूठ है। आपको जो ईश्वर है, कहाँ है ईश्वर, कहाँ देख पा रहे हैं ईश्वर को? आपको लोग आत्मा है, कहाँ है आत्मा, झांक के देखें नहीं दिख रही। तो वो कह रहे हैं कि जो दिख रहा है वही है, वही बोल रहा है एक्सेप्टेड ओनली व्हाट कुड बी एक्सपीरियंस्ड बाय ह्यूमन सेंसेस एंड ऑर्गन। जो आप ह्यूमन सेंसेस और ऑर्गन से आप देख सकते हो, खाली उसी चीज को वो सच मानेगा चारवाका, बाकी सबको वो सच नहीं मानेगा, सबको झूठ मानेगा। यहाँ पर क्लियर है? तो चारवाका के टीचिंग्स जो है वो आपको मैंने बता दिया कि वो डिवाइन एग्जिस्टेंस के चीज़ों को डिनाई करता है ना। वो स्पिरिचुअल सैल्वेशन को अपोज करता है कि नहीं कोई स्पिरिचुअल सैल्वेशन नहीं है। चारवाका कहता है कोई आत्मा नहीं होती। स्पिरिचुअल मतलब क्या हो गया? हम आत्मा की बात कर रहे हैं, कुछ नहीं होता ऐसा। डिवाइन एग्जिस्टेंस यानी डिवाइन मतलब कोई गॉड नहीं है, इसको भी डिनाई कर देता है। एम्फेसिस ऑन सेंसरी एक्सपीरियंसेस, इनका एम्फेसिस सेंसरी एक्सपीरियंस पे है कि आपको जो सेंसेस से दिख रहा है, आप जो आंखों से देख पा रहे हो, नाक से सूंघ पा रहे हो, हाथ
हाथ से छू पा रहे हो वही चीज बस सच है, उसके अलावा कुछ भी सच नहीं है। ठीक है, बिलीव्ड इन द रियलिटी ऑफ थिंग्स एक्सपीरियंस डायरेक्टली, ये चीज है यहाँ पर चार्वाकास की टीचिंग। क्लियर है? तो अब ये मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया कि भाई कैसे मटेरियलिज्म था, इकोनॉमिक एक्सपेंशन इस पीरियड में चल रहा था, ये मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया। और फिर उसके बाद जब 5th सेंचुरी एडी की बात करेंगे तो वहां से चीज़ें बड़ी ट्रांसफॉर्म हो गई और वहां से आइडियलिस्टिक फिलॉसफी जो है वो सामने यहाँ पर आने लग जाती है। क्लियर है? तो ये है पूरा आपका चैप्टर। होपफुली आपको ये पूरी चीज़ें जो है वो समझ में आ गई होंगी, है ना। और ये सब चीज़ें जो हैं वो आपको एकदम क्रिस्टल क्लियर पता चल गई होंगी कि कैसे ये पूरा चैप्टर चल रहा है। एंड दिस इज़ द एंटायर चैप्टर जो मैंने आपको पूरा समझाया। तो कोशिश मेरी ये रही है कि मैंने आपको आसान से आसान शब्दों में ये चैप्टर समझा दूँ, है ना, क्योंकि कभी कभी फिलॉसफी जैसे चीज़ों को समझ में नहीं आती है जनरली लोगों को। तो इसलिए मैं आपको फिलॉसफी का मतलब क्या है ना, और कैसे ये स्कूल्स ऑफ थॉट डेवलप हुए, पहले तो आसान भाषा में मैंने आपको सभी का बता दिया क्या मतलब है। तो ये सब चीज़ें मैंने आपको यहाँ पर डिस्कस कर दी हैं दोस्तों। अब अगले क्लास में हम लोग अपना अगला चैप्टर करेंगे। जल्दी ही हमारी आर एस शर्मा जो है वो कंप्लीट हो जाएगी, और आर एस शर्मा के कंप्लीट होते ही फिर हम लोग अपनी नेक्स्ट क्लास की सीरीज, नेक्स्ट किताब को स्टार्ट कर देंगे। ठीक है ना। तो फुली आपको इस वीक में अभी क्या चल रहा है, टुडे इज वेंसडे, आपको एक लेक्चर और मिलेगा फ्राइडे को। ठीक है, जो आपका नेक्स्ट चैप्टर 26 चैप्टर नंबर 26 को लेकर होगा, उसको भी हम कवर करेंगे। तो जल्दी जल्दी ये सीरीज खत्म हो जाएगी, अब 4 चैप्टर और बचे हैं, फिर हम लोग अपनी नेक्स्ट क्लास को स्टार्ट करेंगे। ठीक है, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। अच्छा, इसके अलावा दूसरी बात ये है कि आपके लिए मैं शॉर्ट सीरीज भी लेके आता हूँ। जैसे फ्रेंच रेवोल्यूशन मैंने आपको ये 25 मिनट में रिकॉर्ड करके दिया है, इस प्रकार से मैं आपके और भी ऐसे टॉपिक्स भी लेके आऊँगा जो आपको मैं छोटे छोटे में रिकॉर्ड करके बताऊँगा। ठीक है, सो दैट इज इट फॉर टुडे फ्रॉम माय साइड। पढ़ाई करिए, मेहनत करिए। जय हिंद, जय भारत।